अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुस्कुराइए, नए दिन का आगाज कीजिए। अब मेरी ऑडियो यकीनन आप तक आ रही होगी। उससे पहले जो यहाँ पर माहौल था वो सेल्फ डिफेंस का माहौल था। मैं डर नहीं रहा, मैं किरण के पास जा रहा हूँ। किरण मेरे पे अटैक नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। वैसे भी मैं थोड़ा से ना टिप्स सीख गई हूँ, तो मैं प्रैक्टिस तो कर सकती हूँ। नहीं, ये नहीं है टिप्स सीखे जो मैंने आपको टिप बांधी थी, ये भी मारना है वो भी मारना है। पजरे कॉफी का मग मेरे सर पे मारे। तो मुझे लगता है कि मैं उसकी नौबत ही नहीं आने दूंगी कि ये भी मारे वो भी मारे। पहले ही कर देना चाहिए कुछ, मतलब सेल्फ डिफेंस। अच्छा। सेल्फ डिफेंस में वैसे भी फाइट का पहला रूल तो यही है ना। इससे पहले आप मेरे पे कॉफी फेंक के मैं साइड भी कर लेता हूं। इसकी क्या जरूरत है, मुझे फुटवर्क भी आ गया है। और दूर हो जाते हैं। नहीं वापस आ जाए। और कॉफी नहीं, आप टॉप स्टोरीज करें, मैं नहीं खेल रहा आज। अच्छा चले कॉफी का मग दे दें, मैं टॉप स्टोरीज बताती हूँ, बाकी मौजूआत होंगे उसके बाद। ओके। होशियार, खबरदार, कराची के शहरी शदीद गर्मी के लिए हो जाए तैयार। यकुम से 3 मई तक शहर हीट स्ट्रोक की लपेट में रहेगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया, दर्जा हरारत 40 से भी ऊपर जा सकता है। अगर कोई खातून है हैरेसमेंट का शिकार या कोई हमला आवर होने को है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मुश्किल हालात से निपटने के लिए रहिए हरदम तैयार। सेल्फ डिफेंस की 5 रोजा ट्रेनिंग हासिल करें और परेशान करने वालों की नाक में दम करें। माह मुक़द्दस की तैयारी का शाया निशान अंदाज, वसी होंगे दस्तरखान। रमजान अल मुबारक में कराची के शहरी सहरी में शुतुरमुर्ग का गोश्त और अंडे खा सकेंगे। फलाही तंजीम ने आलीशान सहरी कराने का ऐलान कर दिया। और पाकिस्तान की खूबसूरती तस्वीर, तहरीर और ब्लॉग के जरिए बयान। कराची से खैबर तक खेत खलियान और न जाने क्या क्या कुछ दिखाया। अर्ज़े पाक के कुदरती हुस्न का दिलदादा ऑस्ट्रेलवी सैयाह आज नया दिन का मेहमान। नया दिन में खुशामदीद। गुलकारा मीशा शफी के हरासा करने से मुताल्लिक इल्जाम पर गुलकार अली जफर रो पड़े। इसका जिक्र आज हम सबसे पहले करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसे जो सवाल पूछना है पूछ ले, मगर सोशल मीडिया पर कोई मुहिम ना चलाई जाए जिस पर बहुत ज़्यादा इस पर हम बात भी करें क्योंकि मीशा शफी ने जो इल्ज़ाम आयद किए थे हरासानी के बता दीजिए शुएब, क्या हुआ क्या था? बिल्कुल, इस हवाले से आपको बता देते हैं कि आप रो पड़े की बात करिए उससे पहले की बात करिए। मैं तो दोनों बातें कर रही हूँ क्योंकि रोना तो उनको उस सब के बाद है ना जो कि सोशल मीडिया पर हुआ। यस, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था लेकिन उसके बाद ये जब केस उन्होंने दायर भी किया, मोहतसिब ने मीशा की दरखास्त मुस्तरद कर दी क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं, जिसके बारे में हम ये कहते हैं किरण कि अगर अदम पैरवी हो तो दरखास्तें खारिज हो जाती है। कुछ ऐसा मामला यहाँ पर भी था, तो इस पर भी बहुत बहस हो रही है कि इल्ज़ाम आयद किया जाता है जब उसमें सब्सटैंशियल प्रूफ होता है तो फिर आपको सामना भी करना चाहिए, वो प्रूफ देना भी चाहिए। इससे फायदा होता है ना सिर्फ उस केस को बल्कि ओवरऑल जो लोग आसपास होते हैं वो भी सीखते हैं। और अगर हम बात कर लेना सिर्फ मीशा शफी की, तो भाई उन्होंने जब हैरेसमेंट का जिस इवेंट के बारे में इल्जाम लगाया है ना, उस इवेंट के बाद उन्होंने मैसेज किया था कि जी बड़ा ज़बरदस्त शो रहा, बड़ा अच्छा इवेंट रहा, तो उनकी बात वहीं से मुख्तलिफ होती चली गई। अब अगर हम इन 2 स्टार्स की बात करें, किसी का रोना आज है, किसी का गुस्सा कल था, लेकिन सारा का सारा नुकसान उठाया है पाकिस्तान की खातून ने, पाकिस्तान के मर्दों ने। हैरेसमेंट का दोनों ही शिकार हैं और अब अपनी बात को करना इस सारे वाक़े के बाद और भी मुश्किल हो जाएगा। हैरेसमेंट, इसका इल्ज़ाम लगाना मुश्किल, साबित करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल, और फिर उस सब के बाद में उस सब का सामना करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये बहुत वसी मौजू है कि अगर हैरेसमेंट का कोई शिकार हुआ है तो क्या करे, हैरेसमेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाए तो कैसे किया जाए, और जो कुछ सोशल मीडिया पर चलता है, जिस किस्म के अलकाबात होते हैं, जैसे कमेंट्स होते हैं, वो भी हैरेसमेंट ही लगने लग जाता है। इसीलिए तो अली जफर को रोना आया था। बहरहाल हम हैरेसमेंट की बात करेंगे ज़रा अलग तरीके से। अगर हैरेसमेंट का सामना किसी खातून को करना पड़ा है, अगर कोई उन पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहा है, उसने आकर अटैक करने की कोशिश की है, तो जो सबसे पहले चीज आपके काम आती है वो भला क्या है? सेल्फ डिफेंस। जिसके हवाले से आज हमने नया दिन में पहले आपको कुछ विजुअल्स दिखाए भी थे। यानी अगर किसी ने आपको चैलेंज किया है या पीठ पीछे वार किया है, स्पेसिफिकली खवातीन तो कैसे बच सकती हैं व्हेन दे आर ट्रैवलिंग, किसी मॉल में है, कहीं पर पढ़ने गई हैं, किसी इदारे में है, तो हर जगह पर अपनी हिफाजत वो खुद कर सकते हैं। क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो ये तरबियत दी जा रही है कराची में। 5 रोजा ये सेशन था, 3 दिन गुजर चुके हैं, तो स्टिल 2 days आर देयर और ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है ये मजबूत हो। कोई मुश्किल हालात आए
तो इससे वो खातून निपट सकें। और इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कराची में ये ख़वातीन को 5 रोज़ा ट्रेनिंग के दौरान मुख्तलिफ टिप्स दी गई हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें, ट्रेनर हैं सामिया खान, इनके साथ साथ मौजूद हैं राजा खालिद और इंतखाब आलम साहब। इंतखाब साहब और सामिया ने तो थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट किया था, लेकिन क्योंकि वो आवाज़ नहीं गई थी, बड़ी खामोशी से आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। वैसे तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बट मैं चाहूँगा पहले मुझे एक्सप्लेन करें वो एग्जैक्टली क्या था। आपने अटैक किया इनके गले को और फिर आपने का सिनेरियो था। ओके। और सर ने जैसे मुझे चोक किया तो उसमें मैंने उसको डिफेंड किया। उसमें मैंने टेक्निक इनर हैंड्स यूज़ किए। इनर हैंड्स बेसिकली इसलिए यूज़ होते हैं जब आपसे ज़्यादा कोई हैवी इंसान आप पे अटैक करे। उस केस में ये होता है कि बंदा फ़ौरन से अपनी ग्रिप लूज़ कर जाता है जब आप अंदर से अटैक करते हैं। Okay. तो जैसे उन्होंने ग्रिप लूज़ करी तो उसके बाद मैंने उनको 2 पंचेस किए। उसके बाद मैंने उनको ग्राइंड पे किक। चोक पे आपने चौका मार दिया। एक साथ 3 अटैक किए इन्होंने। ओके। एक अटैक कामयाब नहीं है, दूसरा अटैक, तीसरा अटैक, थर्ड, 3 अटैक साथ करेंगे तो कुछ ना कुछ। यानी ये इससे जो मैं समझ पाया हूँ कि ये नहीं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। जी बिल्कुल। अगर कोई ऐसा सिनेरियो है तो आपने इतनी टेक्निक सीखी कि 1 2 3 4 सारी टेक्निक्स। और हमला आवर को गिराना जरूरी नहीं है। अगर फाइट का सा कुछ सीक्वेंस बन जाए, सीन बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि कोई आप पे हमला आवर है, आपसे ज्यादा भारी भरकम है, तो उससे बच के निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यही है सेल्फ डिफेंस। आपने अटैक किया और वहां से भाग गए। भागना है, जगह छोड़ देनी। खालिद साहब, 5 ये है कि आपने अटैकर को डिसएंगेज करना होता है, उसके बाद स्केप करना होता है। ओके। आप वहाँ पे हीरो नहीं बन सके, उसके साथ जो है ना वहाँ खड़े होकर लड़ना शुरू कर दें। जस्ट डिसएंगेज हिम और हर एंड रन अवे। ओके, मैं चाहूंगा आप जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आप एक्सप्लेन भी करते हैं। आप दोनों अगर वहीं पर उस पोजीशन में हम थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन और देख रहे हैं। सर बैक साइड से आ जाइएगा और हम जरा आपको सिखाते हैं कि घर बैठे ख़वातीन भी किस तरीके से सीख सकती हैं। और अगर आप ऑफिस में इस वक्त हैं और नया दिन देख रही हैं तो आप भी सीखिए। आपको पता है मैं फिर दूर चला जाता हूँ वरना मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है। मैं पहले वैसे आपको बताना था उस वक्त, यार ये पकड़ के अभी आप मार सकते हैं, लेकिन उस वक्त ऑडियो नहीं जाती। लेकिन आपने ये कतन नहीं करना, मैं फ्रेम से इस वक्त आउट हो चुका हूँ। ये नहीं करना आपने कि पास अगर क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन तो लगेगा भी नहीं आपको, तो आपने पक्की चीज मारनी है कि लग पता जाए। तो प्लीज आप कुछ डेमोन्स्ट्रेट करें। आप ये मार सकती हैं मुझे। अल्लाह ब्लेस यू। अभी जैसे पहले हमने वो करके दिखाया नेक चोक वाला, दोबारा स्लो मोशन में हम आपको करके दिखाते हैं कि किस तरह अपने आप को आप प्रोटेक्ट करना। ओके। नीचे से इस तरह से ये सामने हाथ से अटैक किया किसी ने। अब मैंने इनके एल्बो पे हिट किया एक तरफ से, ठीक है। एल्बो इनके डिसएंगेज हुए, फिर मैंने 2 पंच ऐसे किए फुल पावर के साथ और फिर मैंने इनको ग्राइंड पे किक करी। ओके। लेकिन मैंने अभी ग्राइंड पे एक्चुअली नहीं की, मैंने साइड में करी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि उसके बाद तो बंदा बिल्कुल ही डिसेबल हो जाता है और वो किसी आसान सा। मैं मुझे एक बार फिर करके दिखाइए गई। देखें, जब अटैक हुआ, चोक किया, ठीक है, इन्होंने इनर से मुझे ओपन किया, दोनों हाथ का इस्तेमाल करके उनके दोनों हाथों के ऊपर आपने उनको हटाया। मेरी बॉडी ओपन हो गई। ओके। इनको अटैक के लिए जगह मिल गई। ठीक है। अब इन्होंने 2 पंच किए पसलियों के ऊपर। जी। इनले पसलियां जहाँ पे मारना है, ठीक है। ये 2 मैंने पंच किए, यहाँ पे मैंने अटैक किया। जबरदस्त, याद रखो। इसमें स्पेशली वो पॉइंट जब आपकी गर्दन पे उन्होंने अटैक किया, तो उस वक्त घबराना नहीं है, उस वक्त परेशान नहीं होना, उस वक्त आपने बड़ा विजिलेंट रहना है ताकि आप इस अटैक से बच सकें। विदिन सेकंड्स की गेम है। प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटो रिवर्स बन जाता है। ओके, बिल्कुल ऑटो रिवर्स के तौर बंदा ग्रैब करता है तो आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली आपको, चूंकि फीड हो चुका होता है बार बार प्रैक्टिस के दौरान, तो वो बताता है कि आपने क्या करना है। अच्छा देखिए, वही करते हैं। ये तो अभी ऐसा मामला था कि आप क्योंकि यू आर फेसिंग ईच अदर, तो आपको शायद आपने एंटिसिपेट कर लिया कि ही इज गोइंग टू अटैक। फॉर एग्जांपल, आप अगर टर्न अराउंड हो जाए और पीछे से अगर आपने अटैक किया, फिर कैसे बचेंगी? उस वक्त तो मौका कम मिलता है। अगर मुझे पता चल गया और मैंने डिटेक्ट कर लिया कि मुझ पर अटैक हो रहा है, तो मैंने इनका यहाँ से आर्म ग्रैब किए। स्लो करूँ या फास्ट? अब स्लो करता है ताकि समझ सके। हैंड को रिस्ट के यहाँ से मैंने रिस्ट के ऊपर से पकड़ लिया, यहाँ से ग्रिप कर ली फुल। टाइट रखते हुए अपनी ग्रिप को टर्न करेंगी और उनके पीछे चली जाएंगी। ये मैं उनके पीछे चली गई, उसकी रिस्ट भी बेंड कर ली है। ये बिल्कुल लॉक हो गए, ठीक है, इनकी बॉडी पे मैं यहाँ से पीछे से किक भी मार सकती हैं और सोतो भी मार सकती हैं गर्दन के ऊपर। यहाँ पे मैं इनको किक मार सकती हूँ, गिरा सकती हूँ, कोई भी अटैक कर सकती है। 2-3 अटैक मैं कर सकती हूँ यहाँ से। ये मैं आप अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद कर रही हैं, अपने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हैं, या आप किचन में काम कर रही हैं और पीछे से घर में कोई दाखिल हो गया और उसने अटैक करने की कोशिश की, एटीएम से बाहर निकल रहे हैं तब भी अब कोई भी पीछे से अटैक करेगा ना, ये बेहतरीन है। ओके। और हम अक्सर देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू कराची, अगर गाड़ी में खातून बैठी हुई है और बाहर से किसी ने आके छेड़छाड़ की है या फॉर दैट मैटर कोई अटैक किया है, फिर कैसे बचा जाए? वो उसके लिए हमारी एक टीम। ओके, तो टीम को हम बुला लेते हैं यहाँ पर। वी हैव ट्रेनीज, आ जाए प्लीज। आप हमारे साथ हैं यहाँ पर और ये आ चुकी हैं। गन वाला भी बता देंगे आपको।
ओके क्योंकि अगर मैं सारे कर दूंगी तो फिर उनके साथ भी नाइंसाफी हो जाएगी। अच्छा, आप इन दोनों ने स्कार्फ्स पहने हुए तो वो कोई बाल तो पकड़ ही नहीं सकता, व्हिच इज वेरी गुड। अभी आपको ये एक डिफरेंट चीज करके दिखाने लगी। जैसे पब्लिक प्लेस पे या कहीं भी फाइट हो जाती है, कुछ हो जाता है, डेंजर हो गया, किसी के हाथ में नाइफ आ गया, अगर काइंडली आप पेन दे दें इनको, ये नाइफ यूज कर कंसीडर दिस पेन एज अ नाइफ। यस, ये लाल लाल छुरी, आपने छुरी क्यों रखी है अपने पास? इधर ही अब बेटा आपके लिए तो पेन था। जबान नहीं दे सकती मैं। बेटा, ये नाइफ से उनके ऊपर अटैक हो रहा है, और ये किस तरह शाउट करते हुए अटैक करेगी और किस तरह वो आगे से ना अपने पेन नहीं तोड़ना। हाँ, शाउट करते हुए ब्लॉक करके कैसे उन पे अटैक रिवर्स कर देंगे, ऑफेंसिव डिफेंस हो जाएगा। ये देखें, वही जो नाइफ था वो उनके पेट में चला गया। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मुझे एक बार फिर करके दिखा दें। स्लो मोशन में आए, बिल्कुल स्लो मोशन, स्लो, बिल्कुल स्लो। ये देखें जी, ये ग्रैब कर लिया, यहाँ से रोका पहले, ये रिस्ट पकड़ ली, ये घूमा, बॉडी के वो नाइफ, उसी का नाइफ उसी के पेट पे। उसके बाद फिर लेग पे नीचे अटैक किया और फिर वो गिरा दिया एंड देन, और गिरा के उसके फेस के ऊपर पंच कर दिया। ये वाली चोट तो लगती भी जोर की, जो पीछे से घुटने पे होती है। ठीक है, ये भी मैंने सीख लिया है। सही है, प्रैक्टिस मुझे कुछ नहीं करना। अल्लाह करे जरूरत भी ना पड़े किरण। अल्लाह ना करे, बहुत अच्छी बात कर दी। लेकिन सेल्फ डिफेंस, इस पे फोकस है। ये छुरी का अटैक तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये फरमाइएगा, ये जो ये धक्का मार के कोई पीछे से जा रहा हो, हाथ मार के पीछे से जा रहे हो, ये इसके लिए क्या करेंगे? या फिर कोई 2-3 खवातीन आपको जो है ना वो घेर ले, सेल का मौका नहीं हो भले से, लेकिन वो जो वो धक्के वक्के पड़ते हैं तब क्या करें? जब आपको अपनी पसंद का लॉन का सूट उठाना होता है। अगर कोई चलते हुए हमारा हाथ पकड़ लेगा तो हम लोग ऐसे करके हमने सेम वही ट्रिक उठानी है। इनके एल्बो मैंने लिफ्ट किया, इसको मैंने ये किया, यहाँ से इनको लॉक कर लिया। मैं चाहूंगा ये दोबारा करते हैं थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा एंगल अपना इस तरफ रख लें ताकि विजुअली हम उसे एक्सप्लेन करने में आसानी हो। अब भी बेहतर है, आप कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा। ये देखिए मेरा हैंड ग्रैब किया, ठीक है, मैंने इनका हैंड ही इस तरह से ट्विस्ट करते हुए ये इनकी एल्बो लिफ्ट करी है, लिफ्ट करते हुए मैं इनको पीछे ले गई हूँ। पीछे ले जाके अगर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इस तरह से मैंने इनको बिल्कुल जो चिकन नहीं होती बिल्कुल उस तरह से हाथ मोड़ा है, और फिर यहाँ पे मैंने इनको अटैक किया है। यहाँ अटैक कर सकती हूँ मैं, पंच मार सकती हूँ, यहाँ पे किक मार सकती हूँ। इंतखाब भी काइंडली आप रिपीट कर दीजिएगा। ये आपका हाथ पकड़ रही है, प्लीज स्लो मोशन में आप हाथ पकड़े। इंतखाब, हाँ, लड़की भी छेड़ सकती है। यस, ये अब ये गौर से देख लीजिए आप स्लो मोशन में कि टर्निंग कैसे आनी है हाथ की और एल्बो की। वो ये है, ये देख, ये पीछे से का जो है ना, ये ऐसे पकड़ के कुछ भी कर सकते हैं आप। कोई भी इसकी बैक पे पहुंच गए, अब उसको कुछ भी कर सकते हैं, बाल पकड़ के डी शॉट पंच। वो बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे ना, बहुत जालिम है, आपने 2-3 रख दिए। पर होला हाथ रखे। जब आप बॉडी के पीछे चले जाएंगे बंदे के तो वो कुछ नहीं कर सकेगा, उसको फ्रंट उस तरफ होगा, आप पीछे से आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। पंच है रिब्स के ऊपर, तो ये सब कुछ सब सिखाया जा रहा है। एक आखिरी बात बता दें, आप लोगों की जितनी भी डेमोन्स्ट्रेशन थी ना हमने देखी, एक खातून पिछले दिनों एक फुटेज भी आई थी इस तरह की, कराची ही की, वो अपनी गाड़ी में जाके बैठती हैं, ड्राइविंग सीट पे नहीं पीछे वाली सीट पर, और अभी वो दरवाजा बंद नहीं करने पाई हैं कि वो हेलमेट में एक मौसूफ जो है वो पहुंच जाते हैं और वो दरवाजा पकड़ते हैं, बैग ले लिया, सारी चीजें ले ली, ऐसे मौके पे कुछ नहीं कर सकते। उस केस में अभी दरवाजा खुला हुआ था ना, आधा खुला हुआ था, आधा खुला हुआ था जी। ये देखिए, सबसे बेस्ट डिफेंस ये था कि जैसे ये अभी तो जगह नहीं है बैठने, अगर कुर्सियाँ होती तो हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देते। जो दरवाजा खुला हुआ है वही दरवाजा एज ए आपका वेपन यूज हो सकता है। आप उस दरवाजे को पूरी पावर से पुश करके उसको मार सकते हैं, या अगर उसकी कुछ चीज अंदर हाथ आया हुआ है या गर्दन आई हुई है तो आप विंडो भी ऊपर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये हाथ करके, जैसे ये हाथ करके पकड़ा हुआ है, ये देखिए अगर कोई बंदा विंडो का बटन दबाता है तो ये मेरा हाथ तो लॉक हो जाएगा उसके ऊपर जाकर ऑटोमेटिकली विंडो में, ग्लास के साथ रोल भी कर सकते हैं, या आप दरवाजे को जोर से मारे वो खुद ही जो है ना उसको, वो आपका होगा तो डिफेंस, लेकिन वो ऑफेंस बन जाएगा, उसको भी चोट लग जाएगी। आपने सबसे पहले उसके वेपन्स को कंट्रोल करना। वेपन गन होगी तो गन को साइड में करके फिर उसका बाल गन को देखते ही आप परेशान हो जाते हैं, उस वक्त आप सोचते ही नहीं है, आप फ्रीज हो जाते हैं। मुझे बेहतर ये लगता है कि फिर कुछ भी नहीं करें, बिकॉज़ यू आर अ ट्रेनर और मेरे पास गन है। किधर गया मेरी गन के? मेरे अब ये गन हो चुकी है। आप रख लें, आप ऐसा करें, आप इंतखाब भाई के सर पे गन रखें। ओके, आप तो क्या और देख रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं, इनको करके इनको करने दें। बिल्कुल, आपने कुछ स्लो मोशन में दिखा दें। आप हैंड्स अप कर लें मुझे, हैंड्स अप। ओके, पूरे लगा लें इनके साथ, ठीक है, ये लगा दे, ये देखिए। नहीं हाँ करें आप करें ना, मैं तो आपको फ्रेंड कर दूं। यहाँ गन रख लीजिए, मैंने यहाँ रख दी। नहीं सही है, ठीक है, मैं समझ गई। नहीं मैं मारने लगेगा, असल में तो नहीं मारना था यार। हल्का सा टच किया इसने। मजाक कर रहा हूं। आप सामने से रख लें उनके सर पे। ओके, सामने से सामने से इंतखाब सामने से।
ये देखें, रख लिया मोबाइल शोबाइल वाले जल्दी 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 जल्दी। ये देखें आपकी गन। वाओ, पेन को कुछ हुआ तो। लेकिन बगैर ट्रेनिंग के कोई ये ना करे, पहले आपको सीखना है, फिर आपने प्रैक्टिस करना। ये ना हो कि मेरी तरह आप भी ना माचो मैन बन के आ जाएं कि हम करते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। इसकी एक और टेक्निक होती है। ओके, इसमें मुझे मार पड़ेगी? नहीं, कुछ नहीं पड़ा। अच्छा, कोई बात नहीं, सिर्फ हो एक- जाएगा। एक तो ये आपने हिट कर दिया नीचे, साथ में सिर्फ हिट ही नहीं करना है, नीचे आपने। अब स्लो मोशन में इंतखाब भाई, ठीक कि है। कैसे आपने किया जरा दिखा दें ताकि ऑडियंस को समझ आ जाए। गन रख लें आप, ये गौर से देखें आप। तो ये पेन यूं गिर गया था। अच्छा जी, ये इधर से पुश किया, इधर से ये हिट किया। ओके, ठीक है, ये एक हाथ से पुश हाँ, करेंगे और speed। दूसरे से हिट कर स्ट्राइक देंगे। करेंगे और साथ स्ट्राइक कर देंगे। ही मेरा ख्याल है मार भी देंगे। इसके बाद दूसरा अटैक दिखा लाजमी भाई, है। आप वो ग्रैब वाला भी दिखा दें, ग्रैब हाथ से वाला। ग्रैब करके कैसे गन अपने हाथ में कैसे लेते हैं। ठीक है ना, अगर हम ट्रेनिंग लेंगे तो हम ये सब कर पाएंगे ना? इंशाल्लाह। 100% इंशाल्लाह। हेलो हेलो हेलो। पिस्टल होती है, उससे बहुत अच्छा नजर आता है। ये पेन था, इसमें मैंने आपने- पेन से जरा दोस्ती करने की कोशिश, आई मीन पिस्टल से दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, आगे तो कभी भी जवाब ही नहीं आया। एक अटैक पे डिपेंड नहीं करना है। ओके, अच्छा सामिया, जिस तरह अक्सर ये होता है कि मार्केट में जब खवातीन जा रही होती हैं, स्पेशली वो मार्केट जहाँ पे बहुत रश होता है, और एक ओबाश लड़का आया, उसने हल्का सा आपको हाथ लगा दिया, उस वक्त क्या किया जाए? देखिए, लेट्स सपोज अगर आप जी, जी। मारो इधर आइए, लेट्स सपोज अगर उसने मुझे टच किया है ना, उसने मुझे ऐसे ये टच किया सही है, है। ऐसे किया है, तो उसका हम लोग एक सेशन रखते हैं क्विक सेल्फ डिफेंस पे। ओके, आप फ्रंट कैमरा फेस करें तो बेहतर है, ताकि वो विजुअली एक्सप्लेन करने में हम आसानी लोग क्विक सेल्फ डिफेंस इधर हम क्विक सेल्फ डिफेंस का एक सेशन करवाते हैं, जो मैंने आज ही करवाना है। उसमें ये होता है, लेट्स सपोज जैसे मुझे टच किया है ना, तो विद इन सेकेंड्स मैंने इसका ये कर देना कि हाथ में ट्विस्ट कर दूँ नीचे की तरफ। थोड़ा सा स्लोली बताइए। अच्छा, ये आपने जैसे क्योंकि मुझे ये टच, problem जैसे मुझे लड़कियों को ऐसे face हाथ करना लगाया है ना, पड़ता है। मैंने इसका ग्रैब किया, ये है, इसको ऐसे ट्विस्ट करके पीछे ले जा गए। ये बंदा पूरा गिर सकता है, मैं अगर इसको यहाँ से किक मार दूँ तो ये बिल्कुल ज़मीन पे गिर जाएगा। और ये उसके साथ भी हो सकता है जो बैक पॉकेट से कुछ निकालने की एग्जैक्टली कोशिश विद कर इन रहा सेकेंड्स है। काम होता है। और Okay. इसमें ये भी है कि आप अपनी एल्बो मार दी यहाँ पे रिस्ट पे, तो रिस्ट के ये जो स्ट्राइक होती है यहाँ पे साइड ऑफ द रिब्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, उसमें रिब्स टूट भी सकती है। हाँ, एल्बो स्ट्राइक। तो एल्बो स्ट्राइक है ये, मैं अगर इसको मार दूँ ना उसी वक्त ऑन स्पॉट। लेकिन जिसने ये आपको on तंग spot। किया उसके ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, अक्सर ऐसा होता है कि किसी खातून का किसी ने छेड़ा है ना, तो आप साइड पे हो गई, या आपने रास्ता बदल लिया, या आप परेशान हो गए। नहीं, ये नहीं करना। जिस तरह आपने कहा ना कि ऑन स्पॉट जवाब देना है, तो ये बहुत जरूरी है। जिस तरह आपने जवाब दिया, जो आपको समझ है उस वक्त रख के लात मारे, चपेड़ मारे, जो मर्जी करें, लेकिन आपने जवाब देना है। जवाब दे के फिर साइड करो। हाँ, फिर एग्जैक्टली, फिर क्योंकि फिर बाकी अपने लॉन्ग के कपड़े देखना शुरू कर दें, जो तसल्ली से आपने देखे हैं, जो आपने करने गए मार के हैं। खुशी भी महसूस होती है बंदे को। हाँ, ये अच्छी बात है। तो अभी 3 दिन की ट्रेनिंग सर हो चुकी है, 2 days आर देयर। तो अभी क्या कोई आपने सेट किया हुआ है कि 3 दिन ये सिखाना था, 2 दिन ये सिखाना है? बिल्कुल, जिस तरह हमारा आपने पूरा बताया। एक स्केड्यूल है, Okay. जो हम 5 days। तो आज क्या सीखेंगी खवातीन वहाँ पर? आज जो हमारी खवातीन हैं उनको हम जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस है उसके ऊपर, और हमारी जो होम हरासमेंट होती है या ऑफिस में होती है, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में हरासमेंट होती है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स की या प्रोफेसर की या जिस किस्म की भी, तो उसके प्रिवेंटिव स्टेप हम लोग आज उनको प्रैक्टिकली। डोमेस्टिक वायलेंस, इस पे मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप करें, किस किस्म का? डोमेस्टिक वायलेंस तो हमेशा घर के अंदर होता है, Yes. मियाँ और बीवी में होता है। जैसे बहुत सारे मियाँ खामद हैं अपनी बीवियों को मारते हैं, वाइस वर्सा भी करते हैं सर। ज्यादतियां करते हैं। तो हम जो है ना आज उनको ये बताएं बेलन भी पड़ते हैं वरना। कि घर के अंदर अगर आपके ऊपर कोई वायलेंस हो रहा है तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट। हाँ, अगर बेलन पड़ जाए तो मर्द कैसे बचे, ये भी तो बताएं ना। Frying जी pan? बिल्कुल, अभी आपको करके दिखा फ्राइंग देते हैं। पैन भी ऐड कर दें, हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। ये इट्स आपने- नॉट ऑलवेज द वुमन। हाँ, नहीं, ये आपने अभी वर्क प्लेस की बात की, ये आप हमें क्या सिखा के जा रहे हैं? और अगर आपने अभी भी सिखाया नहीं तो हमें बता के जाए इस बारे में। बिल्कुल, आपको पूरा हम 5 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको ट्रेन कर मेरे पास दूंगा। सिर्फ वर्क 1 प्लेस के मिनट ऊपर है। कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। ओके। जो ही आप एंटर हुआ करेंगे सारे डरेंगे, पीछे हट जाओ, कुछ ना कुछ कर देंगे। नहीं, मैं चाह रहा हूँ डोमेस्टिक पे अगर कुछ आप डेमोन्स्ट्रेट करवा दें हमसे। डोमेस्टिक पे यूजुअली ये होता है कि सर को ग्रैब किया जाता है, तो अभी जो एक टेक्निक दिखाई वो भी सर की थी। फिर ये होता है चोकिंग, यूजुअली ग्राह के ऊपर बैठ दिया जाता है, नीचे ग्राह लेते हैं, ऊपर से मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, गला पकड़ लेते हाँ हैं, एग्जैक्टली। सारा करते हैं। अभी तो हम ऐसी लेट नहीं techniques हैं सकते कि यहाँ पे, वरना खामदी- वो वाली भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ पे, Okay. क्योंकि मैट्स हैं, तो जैसे लिटा के गला घोटा जाता है उसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको। ओके, अब जिसने ट्रेनिंग नहीं ली तो क्या वीडियोस भी आपके अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, कहीं पे जाके लोग सीख सकें वहां से देखते हुए? बिल्कुल, यूट्यूब पे हमारी चंद वीडियोस हैं, राजाज मार्शल आर्ट्स का हमारा सही। चैनल है यूट्यूब का, अगर उस पे जाएं, वरना व्हाट्सएप पे जो है ना हमारा एक नंबर है, ग्रुप में कोई शामिल हो जाए तो उसके अंदर भी हम लोग ऑन डिमांड भी किसी को बना के भेज सकते हैं।
ओके, और अभी कराची में तो आगे चलकर भी मजीद सेशंस होंगे? जी बिल्कुल, सेशंस होंगे। हम पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। पहले हमने 2 प्रोविंसेस के किए, केपी के और बलोचिस्तान के, सॉरी पंजाब के। अब हम बलोचिस्तान और सिंध का करें। अब तक कितनी खवातीन को ट्रेन कर चुके हैं? क्या रिस्पांस क्या रहा? मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा है। हम लोगों ने जो पहला सेशन किया उसमें 40 स्टूडेंट्स थी, सही, अमेरिकन USAID की तरफ से, और 110% रिस्पांस था। और कोई बंदे नहीं आते कि हमको भी बता दें भैया हमको ये मार झाड़ पड़ रही है? आज तक कोई बंदा नहीं आया जिसने कहा मुझे बीवियों से बचाओ। आप और अच्छे मैंने बचाओ, बड़ा कुटती है, बड़ा कुटती है, बेलन से कैसे बचना है। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप साथ मौजूद थे। आप सबका भी शुक्रिया, और सीखते रहिए। आज 2 दिन अभी हैं, आप तो सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो जिसने मिस कर दिया है वो वीडियोस देख सकता है, दोबारा सेशंस होंगे उनको ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर आपने देखते रहना है नया दिन, तो ब्रेक के जरा उस पार। वेलकम बैक। अब जरा बात करेंगे, ये भी है पाकिस्तान, यानी खूबसूरत पाकिस्तान, और क्या देता है पैगाम। हमारा प्यारा पाकिस्तान देता है अमन का पैगाम और आपको खींचता है अपनी तरफ कि आइए देखिए, एक्सप्लोर कीजिए और फिर दुनिया को बताइए कि कितना खूबसूरत है पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलियाई सयाह अर्ज़ पाक के कुदरती हुस्न का दिलदादा हो गया। 2006 में पहली बार पाकिस्तान आने वाले ऑस्ट्रेलियाई सयाह टिम ब्लाइट ने कराची से खैबर और फिर शिमाली इलाकों समेत पाकिस्तान भर में अपनी सयाहत के तजुर्बे को तस्वीर कशी, तहरीर, ब्लॉग के जरिए बयान किया। तो टिम हमारे मेहमान है, नया दिन के मेहमान है, उनको वेलकम करेंगे। टिम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन। ये बताइए, आप अब तक का सफर आपका कैसा रहा? पाकिस्तान में आपका जर्नी कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल? बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के मेरा जर्नी, मेरा सफ़र पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान मेरा ख्याल है पाकिस्तान दुनिया से खूबसूरत मुल्क है। तो ख़ास के सब लोग कहते हैं पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान ऑफ द वेस्ट है। वाओ, जबरदस्त। ये है दूसरा रुख जो आप बयान कर रहे हैं। तो तकरीबन 12-13 साल से आप पाकिस्तान में हैं, तो इन 12-13 सालों में कहां पर गए, मैं चाहता हूं आप ही जरा बताएं। और ये सबसे अच्छी बात है कि टिम यहाँ रहते रहते आप कितनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो एक्चुअली मैं तकरीबन बहुत पाकिस्तान गया। मैं गिलगित बल्तिस्तान गया, मैं सिंध गया, मैं पंजाब गया, मैं थोड़ा खैबर पख्तूनख्वा गया, बलूचिस्तान नहीं गया। कभी कभी मुश्किल है, लेकिन मैं बहुत पाकिस्तान गया। और मेरी उर्दू, एक्चुअली मैं उर्दू सीख रहा था तकरीबन 2014 से, तो तकरीबन 5 साल से। लेकिन मसला है मैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया वापस जाता हूँ, तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो सब भूल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, वो फूड बताएं जिसका टेस्ट आप नहीं भूले पाकिस्तान में, जो सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगा। मुझे बिरयानी पसंद है जैसे। तो अच्छा, मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद है एक्चुअली। और मैं कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है। और मैं एक्चुअली सब पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है, लेकिन कुछ चीज़ पसंद नहीं है, शायद एक्वायर्ड टेस्ट है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत पसंद है पाकिस्तानी खाना। और स्पाइसी है, बहुत मिर्ची है, लेकिन इतने मिर्ची नहीं है एक्चुअली मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत मुल्क गया। और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी खाना मिर्ची, लेकिन ज़्यादा मिर्ची नहीं है, तो काफ़ी है। अच्छा, ये बताएं, ऑस्ट्रेलिया जाके आपने बिरयानी ढूंढी हो ना कि मुझे बिरयानी खानी है, ऐसा हुआ कभी? तो हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में बिरयानी मिल सकता है और मैं एक्चुअली बिरयानी पका सकता हूँ। वाह, ये आपने पाकिस्तान में सीखा बिरयानी बनाना? अच्छा, हाँ जी, मैंने सीखा। आई विश टिम आप कराची में होते तो मैं जरूर कहता कि टिम के हाथ की बिरयानी खानी है भाई। अच्छा, तो ये थोड़ा से कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी बिरयानी कहाँ से, तो सब लोग कहते हैं पाकिस्तानी बिरयानी कराची बिरयानी है। ऐसा ही है। हाँ, लेकिन कराची में मिलेगी। इन्वॉल्व इन दिस थिंग, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत डिवाइसिव इशू है। ओके, अच्छा टिम, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी और मैंने उसमें देखा कि ट्रेन में जाते हुए ट्रेन के दरवाजे से जो आपने वीडियो बनाई है बहुत खूबसूरत है। तो ये आइडिया कैसे आया कि ट्रेन चलती रहेगी और वीडियो बनती रहेगी और फिर देखेगा पाकिस्तान, देखेगी दुनिया?
सॉरी दोबारा आई डिडंट कैच। आई मीन ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होकर आपने जो वीडियो बनाई उसमें आपने फील्ड एरिया भी दिखाया है, उसमें आपने ब्रिज भी दिखाए हैं, उसमें आपने जो भी ट्रेन के सफर के दौरान नजर आता है वो आपने दिखाया। तो ये ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर बनाना, ये आइडिया कैसे आया? हाँ तो शायद मेरा आइडिया है था, मुझे याद नहीं है, लेकिन आई मीन बिल्कुल ट्रेन का सफ़र मेरा ख्याल है सबसे अच्छा सफ़र है, क्योंकि आई मीन बस पर ऑब्वियसली आई मीन देख सकते हैं लेकिन यू आर स्टक इन योर सीट, और आई मीन हवाई जहाज़ पर तो ठीक है लेकिन बहुत जल्दी है और सब आई मीन वतन नहीं देख सकते हैं। तो एक्चुअली मुझे रेलगाड़ी का सफ़र मुझे बहुत पसंद है, तो शायद इस वजह से। लेकिन ये अच्छा सवाल है, मुझे याद नहीं है। अच्छा तो आइडिया जिसका भी था बहुत अच्छा था, ग्रेट आइडिया था। ये बताए कोई बात आपको याद हो? ये जो आप शुक्रिया कहते हैं ना, जी 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 अच्छा, और शुक्रिया आप बहुत प्यारा बोलते हैं। मुझे लगता है कि आप तो यहीं कहीं है मेरे आसपास ना, कभी आप ऑस्ट्रेलिया से आए नहीं, आप तो पाकिस्तानी ही हैं, ऐसा लगता है। खैर, मैं आपसे पूछ रही थी कुछ यादगार वाकया, मेमोरी बन गई हो पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान में रहते, तो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तकरीबन 6 साल से, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान आई मीन मैं वीज़ा पर हूँ तो मैं वापस जाता हूँ, वापस आता हूँ। Yeah, but you know, memorable event, maybe आप गिलगित गए हो या memorable, अच्छा memorable event पाकिस्तान में तो आई मीन ज़्यादा memorable event है। मेरा ख्याल है नॉर्थर्न एरियाज में, जब मैं नॉर्दर्न एरियाज गया पहली दफ़ा तो 2010 में, तो मैं पासू पर था, पासू कोन्स के सामने था, और मैं सोच रहा था, जब मैं उधर था तो मैं सोच रहा था कैसे मैं रोज़ाना ज़िंदगी वापस जाऊँगा, क्योंकि इसके बाद इतने खूबसूरत है तो कैसे मैं रेगुलर लाइफ वापस जाऊँगा। तो ये एक चीज़ है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त लाहौर में है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त मुल्तान में है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त कराची में है। तो आई मीन ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है ये नॉर्दर्न एरियाज चीज़ बहुत अच्छा है और सदर्न पंजाब मुझे बहुत पसंद है। ओके, और टिम, बलूचिस्तान आप नहीं गए, इरादा है आपका अब बलूचिस्तान जाने का? बलूचिस्तान या बलूचिस्तान, एनी प्लेस इन बलूचिस्तान? बलूचिस्तान या तो एक्चुअली बलूचिस्तान जाना चाहता हूँ मैं। आई मीन ग्वादर और मकरान कोस्टल हाईवे जाना चाहता हूँ, क्वेटा जाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ क्वेटा में आई मीन बहुत खूबसूरत शहर है, क्योंकि पहाड़ों है और अनार के ऑर्चर्ड है। तो ये लेकिन मैं जानता हूँ कभी कभी मुश्किल है फॉरेन टूर, वो एक्चुअली टूरिज्म के लिए। ओके, लेकिन अब चीजें बहुत बेहतर भी हो रही हैं टिम, इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, इंशाल्लाह। और मुझे लगता है अगर मैं किताब ऑब्वियसली इंशाल्लाह मैं किताब में इंक्लूड करूँगा तो बलूचिस्तान के बारे में लिखूंगा। तो ऑब्वियसली मैं लिखने की बात कर रहे हैं आप, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ हम जरा लिखने पढ़ने दोनों की बात कर लें। इम्तिहान ले टिम का, थोड़ा सा इम्तिहान ले लेते हैं टिम, देखते हैं कि आपको यहाँ रहते रहते आप कितनी उर्दू सीख पाए हैं। कुछ अंग्रेजी के अल्फाज हम अदा करते हैं और उसका तर्जुमा तो आप करेंगे। लेट्स सी आज आपको कितने नंबर मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद हार्ड वर्क। सही बिल्कुल बिल्कुल, और हार्ड वर्क जरूरी है। आई मीन हार्ड वर्क के बगैर कोई चीज नहीं मिल सकता है। हार्ड वर्क को उर्दू में क्या कहेंगे? Hard work, or like how do we say hard work? मेहनत करना, beautiful. हाँ जी, तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। अब ब्यूटीफुल की मानी बताइए। ब्यूटीफुल को उर्दू में क्या कहेंगे? थैंक यू, आपने खूबसूरत का। डीप सी। डीप सी। जी? डीप सी। डीप सी, गहरा समंदर। Wow. हाई माउंटेन। अच्छा, ऊंचे पहाड़ों, ऊंचे पहाड़। सेटिस्फैक्शन। पता नहीं एक लफ्ज़ है, लेकिन मैं जानता हूँ अच्छा लगता है, तो ये हमें गुड फीलिंग है ना। इत्मीनान। मैं दे देती हूँ मार्क्स।
फिर भी अनकंपेरेबल भी पूछ ले। अच्छा हाँ, ओके लास्ट मेरे उर्दू उस्ताद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी, इट्स गुड, इट्स गुड, अनकंपेरेबल, दिस इज द लास्ट वर्ड, अनकंपेरेबल। अनकंपेरेबल या ये मुश्किल है क्योंकि ओके, कंपैरिजन, 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 दैट्स अ गुड वन, आई एम नॉट नहीं है। मैं ना फिर भी आपको पूरे मार्क्स दे देती हूं। आपस में तकाबुल, यस। तो एनीवेज आपस में हाँ, तो ऑब्वियसली कंपैरिजन आपस में तो हाँ सही, यस, तो 100% मार्क्स। बहुत स्मार्ट है आप ना। हाँ हाँ सही है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं थोड़ा पसीने छूट गए। इतनी गर्मी तो नहीं है वहाँ पे। मेरी उर्दू के इम्तिहान है। थैंक यू टिम, इट वाज नाइस हैविंग यू। इम्तिहान में पास होना तो छोड़ दीजिए, दिल आप जीत चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया। और मैं just make a request, तो if anyone is interested in my journey, तो प्लीज इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर प्लीज फॉलो करें। तो मेरा ब्लॉग का नाम अर्बन दुनिया, तो URBAN DUNIYA, और ये मेरा सब सफर है। तो ग्रेट, जरूर देखिए टिम का सफर, जरूर शेयर कीजिए टिम का सफर, और आप भी सीखेंगे कि जिस तरह टिम ने कहा ना कि जब मैं नॉर्दर्न एरिया गया तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं वापस जाऊं, बल्कि मैं भी तो कैसे जाऊं। तो टिम हमारे साथ, टिम बहुत शुक्रिया। और हम जरा आगे बढ़ते हैं और गर्मी की बात कर लेते हैं। मैं कहना चाह रही थी कि अगर ये जाना भी चाहे तो अब तो हम तो नहीं जाने देंगे। हम तो नहीं जाने देंगे, हम रोक लेंगे, लेकिन अभी हम कराची आपको आजकल नहीं बुलाएंगे। कराची में आपको बुलाएंगे कोई नवंबर दिसंबर, बल्कि दिसंबर जनवरी कर लेंगे, कुछ मौसम बेहतर है। आजकल बहुत गर्मी और हीट वेव का खदशा है 1 to 3 मई। तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि कराची का मौसम रहेगा कैसा, क्योंकि महकमा मौसमियात ने कह दिया है कि ये 3 दिन हीट वेव का अलर्ट है। महकमा सेहत ने अस्पतालों में अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। हीट वेव सेंटर्स ये भी कायम किए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए, लेकिन बचना है कैसे, ये जानिए नया दिन में। होशियार खबरदार, कराची में आग बरसाती गर्मी 1 मई से शहरियों का इम्तिहान लेगी। समुद्री हवाएं बंद होने की वजह से शहर सख्त गर्मी की लपेट में रहेगा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक 1 मई से 3 मई के दौरान शहर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा सकता है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हीट वेव के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है और कहा है कि बिला ज़रूरत घरों से निकलने से गुरेज करें। बाहर निकलने की सूरत में पीने का पानी अपने साथ रखें, सर को गीले कपड़े से ढांप कर बाहर निकलें और सायादार जगहों का इंतखाब करें। तो भाई हीट वेव के दौरान क्या करना चाहिए आपको कि आप परेशानी से बचे रहे, हीट वेव से लड़ सकें। तो इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट हैं फरा। नया दिन में खुश आमदीद, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अस्सलाम वालेकुम, और देखने वालों को भी बहुत सारे सलाम। और गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, हीट वेव का खतरा सर पे मंडला रहा है, यूं कहिए कि आवे ही आवे हीट वेव। अब बताइए क्या खाएं ऐसा कि इससे बच सके? क्या खाएं? जब हम इतनी शदीद गर्मी से बचेंगे तब हम खाएंगे। सबसे पहले बात आ जाती है कि इसको बचा कैसे जाए, किस तरह से बचा जाए। अगर आपको आपके घर में जो बड़ी एज के लोग हैं, कोशिश करें कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि उनका वैसे ही काम नहीं होता। उनका दिल चाहता है कि हम टहल लें, तो लेकिन उनका टहलने का भी ये वक्त नहीं है, कहीं जाने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि इतनी गर्म हवाएं हैं और इतनी एक समझ लें लू की तरह है जो डायरेक्ट हमारे दिमाग पे लगती है। थोड़ी देर के लिए तो पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है, चक्कर आने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी पानी की प्यास लग रही है, गर्मी की शिद्दत है, ये है तो पानी पी लिया। लेकिन नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ौरन से ठंडी जगह पे लेकर आएँ, ठंडा पानी सर पे डालें, सर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम करें। फिर उसके बाद आप अपने घर वालों को, बच्चे और जो बड़ी एज के लोग हैं ज़्यादा उसमें वो शिकार होते हैं, क्योंकि हम नौजवान नस्ल हैं, वो तो किसी ना किसी तरीके से थोड़ी गर्मी लगी हम हो गए, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती फ़ौरन कि हमें करना क्या है, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से हाई हो जाता है, सर चकराने लगता है, मतली सी होने लगती है। बच्चे बड़े घर से बाहर ना निकलें, ये सबसे बेहतर है। आप ये बेहतर है। खाएं पिएं क्या? फ्रूट्स कौन से इस्तेमाल करें? फ्रूट्स आप खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, तरबूज और खरबूजा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप बाजार से लाते हैं, पहले आपने देखा होगा कि हम ठंडे पानी के एक पतीले में या बाल्टी में पहले डाल दिया जाता था, ज़ाइल हो जाए। जी, अब ये चीज़ें जाती रही है, अब हम ये करते नहीं हैं, हम फ्रिज में रख के समझते हैं हो गया। लेकिन उसका सबसे पहले तरीका है कि आप ठंडे पानी में रखें थोड़ी देर, आधा घंटा पहले आप रख दें, फिर इसको काट लें। काटने के बाद भी फ़ौरन से नहीं खाना, फिर आप इसको खाएंगे तो आप देखेंगे कि गर्मी का एहसास कम होगा और जो प्यास बार बार लग रही है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है,
प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो आप पानी का बहुत ख्याल करें, पानी पिएं। कितना पानी पिएं आप? मेरे ख्याल से आपको 2 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। आपको कम से कम कितने गिलास बन जाएंगे? 5 गिलास निकलते हैं, 6 गिलास निकलते हैं। 5 गिलास नहीं, 5 गिलास से ज्यादा। 2 लीटर में आपने तो 12 गिलास, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ये बेहतर है। जितना आप पी लें उतना ही आपके लिए अच्छा है। 12 गिलास तो पीने ही। अगर आप पानी नहीं पी सकते, क्योंकि कोई भी आप इतना पानी नहीं पी सकते। हम कहते नहीं पानी पी पी के बड़ा पेट हो गया। फ्रूट खाएंगे तो वाटर कंटेंट तो आ ही जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, फ्रूट खा ले। इसके अलावा आप आलू बुखारे का पानी बना के पी सकते हैं, आप नींबू पानी बना के पी सकते हैं। आप पतली सी छाछ, जो लस्सी, पतली लस्सी होती है, बहुत पतली, जिसमें दूध बहुत कम होता है, जिसके अंदर दही बहुत कम होता है, पानी ज्यादा होता है, उसको आप बना के पूरे दिन के लिए फ्रिज में रख दें, एक जग रख दें। जब आपको लगता है बाहर जाए, एक बोतल में डाल के रख दें, उसको पीते रहें। उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। काले नमक का इस्तेमाल करें, वाइट जीरे का इस्तेमाल करें, और आप इसमें मिश्री का इस्तेमाल करें, और पुदीना, ये बहुत बेहतरीन है। उसकी आप एक चटनी भी अच्छी सी बना के रखें, खाने में अपने फूड में बहुत मजे का होगा। तो ये सारी चीज़ें मज़ा देने के साथ साथ आपको गर्मी से भी बचाती है, आपको लू से बचाती है, और एक तपिश जो होती है उससे भी बचाती है। 3-4 कलर्स बता दीजिए क्विकली, मेरे पास 15-20 सेकंड। अच्छा ठीक है। लाइट कलर पहने, डार्क कलर बिल्कुल नहीं पहने। आपने लाइट कलर, जिस तरह से मैंने बहुत लाइट स्काई कलर पहना हुआ है, व्हाइट कलर आप पहने, पिंक कलर पहने, डार्क कलर ना पहने, उससे आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। और ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं और सुकून में रहें और गुस्सा ना करें ज़्यादा। और स्कार्फ का जो कलर है वो भी हल्का, वो भी लाइट, बिल्कुल लाइट कलर होना चाहिए, डार्क नहीं। खुले कपड़े पहने ताकि हवा भी पास हो, बाहर निकलना अगर बहुत जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर आप साथ मौजूद थे। वक्त बहुत कम था, हमने खुद एक्सप्लेन कर दिया। तो समझिए, सीखिए, 9 से 5 बाहर ना निकलिए। ब्रेक ले ले। और नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। कराची की बात करेंगे। यहाँ यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम है, और इसकी वजह है वाटर टैंकर का उलट जाना। टैंकर ड्राइवर और उनका हेल्पर इस हादसे के नतीजे में जख्मी हुए हैं। मजीद इसी सिलसिले में अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे सलमान है। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पर, जहाँ पर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने एक वाटर टैंकर जिसके टायर बस्ट हुए हैं, उसकी वजह से ड्राइवर से वो बेकाबू हुआ है ट्रक, और वो जो है वो बेकाबू होकर जो ग्रीन बेल्ट होती है उससे जाके टकराया है, और बुरी तरह जो है वो हादसे का शिकार हुआ है, जिसकी वजह से उस ड्राइवर और उसके साथ एक और जो हेल्पर होता है वो शदीद ज़ख्मी हुआ है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बदतरीन ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं जो कि इस ट्रक को मशीनरी के ज़रिए हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह ये ट्रक जो है वो यहाँ पर ग्रीन बेल्ट से टकराया और किस तरह इसकी हालत है। तकरीबन आधे घंटे से ये ट्रैफिक जो है वो जाम है और ट्रैफिक दबाव का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जी सलमान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इंडोनेशिया में 10 दिन कबल होने वाले इंतखाबात के दौरान फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले इंतखाबी अमले में शामिल 270 अफराद ज़्यादा काम करने की वजह से हलाक हो चुके हैं। ये इंतखाबात दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा वोट डाले जाने वाले इलेक्शन समझे जा रहे हैं। सरकारी एहलकारों के मुताबिक इंतखाबी अमल में शामिल अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जो थकन का शिकार हो गए, वोट गिनते गिनते जिनकी हाथ दुखने लग गए। तवील अमल है ये, और इसी के नतीजे में इनकी जानें गई हैं। इंडोनेशियन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, इनके तर्जुमान के मुताबिक, हलाक होने वालों के अलावा अमले के 1878 अराकीन जो पोलिंग अमल की निगरानी पर मामूर थे, ये भी शदीद अलील हो चुके हैं। वोटिंग की गिनती का अमल ताहाल जारी है। एक तो इनको रेस्ट नहीं मिला, दूसरे ये कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया या सही तौर पर नहीं किया गया। दोनों ही सूरतों में इन लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा है। हम अक्सर किरण जहन पे तो ये भी सवाल करते हैं, यार फ्लाइट कहीं मिस ना हो जाए, वहां पहुंचना है या मीटिंग है या इंटरव्यू है, उस वक्त भी ना हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए। वैसे इससे बचा भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फ़ज़ाई सफ़र की बात कर लें, आप एयरपोर्ट पर जाएं, बोर्डिंग पास आपने इशू कराना होता है, पासपोर्ट अगर दिखाना है, अपना सामान चेक कराना है, एक तवील कतार है, एक दुश्वार मरहला है, लेकिन ये आसान हो रहा है। कैसे? हीथ्रो एयरपोर्ट किरण, यहाँ पर ऐसी मशीन नस्ब की जा रही है कि मुसाफिरों को इस परेशानी से निजात मिलेगी। कियोस्क ये मशीन है जो नस्ब की जा रही है, और इससे चेहरे पहचानने की टेक्नोलॉजी इसमें है, जिसकी वजह से ये मुश्किल थोड़ी आसान हो जाएगी। और इन मशीनों की तनसीब का मंसूबा मुकम्मल होने के बाद एयरपोर्ट से सफ़र करने वालों को बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि
वो इन मशीन्स के जरिए अपने पासपोर्ट स्कैन कर सकेंगे और इस मंसूबे पर तकरीबन 9 अरब 14 करोड़ रुपए लागत आएगी। हीथ्रो एयरपोर्ट, यहाँ पर मुसाफिरों के चेहरों की शनाख्त का सिस्टम पहले से नस्ब है, ताहम ये सिस्टम एयरपोर्ट पर आने वालों के लिए है। खैर इसमें अगर थोड़ा सा हम ऐड कर दें, कई एयरपोर्ट्स ऐसे में किरण जो कि आपको ये फैसिलिटेट करते हैं कि अगर आपको ईमेल आई है आप वहां से भी चेक इन कर लेते हैं, तो आपको वो तवील कतार में लगना नहीं पड़ता। ये भी कुछ एयरपोर्ट्स ने ऐसा स्टार्ट किया है, विच इज़ गुड, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो आप लेट पहुंचते हैं और आप फिर मिस कर देते हैं फ्लाइट, तो नुकसान भी होता है। तो अगर अब ये ऑनलाइन सिस्टम हो जाए या इस तरह कियोस्क मशीन्स नस्ब हो जाएं तो चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी, बड़ी आसान हो जाएंगी। एक बड़ी प्यारी सी खबर थी और हमने कुछ लोग बुलाए थे, छोटे छोटे से बच्चे बुलाए थे, मेहमान बनाए थे और उन्होंने हमें बताया था कि अगर 40 डेज तक लगातार मस्जिद में आएंगे, बाजमात नमाज अदा करेंगे तो फिर इनाम मिलेगा। ऐसा ऐलान किया गया था। माउंटेन बाइक्स मिलनी थी बैतुस्सलाम और इन्होंने ऐसा कर दिखाया। बैतुस्सलाम नामी एक तंजीम, इन्होंने ऐलान कर दिया था 40 दिन तक मस्जिद में जो बच्चे आएंगे नमाज पढ़ेंगे इनाम पाएंगे। इस तंजीम के तहत ही लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में मुकाबले हुए थे और 1700 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी, याद दिला दूं मैं आप लोगों को, और 40 रोज तक बाजमात नमाज अब अदा कर ली गई है, जिसके बाद 850 बच्चे इनाम के हकदार पाए हैं। मैं बता दूं एक बार फिर से, जिन बच्चों ने 40 डेज तक आकर बाजमात नमाज अदा की उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए और माउंटेन बाइक्स दी गई। और हमारे टीम मेंबर हैं तालिब भाई, उनके बच्चों को भी वैसे नाम मिला है, जो कि मुझे अभी अभी मालूम हुआ है। अच्छा, ये क्या है? कैमरे के उस पार है ना, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बच्चों को भी साइकिल मिली है। अल्लाह, मुझे भी अपना बच्चा समझ लेते। यार वैसे साइकिलिंग होनी चाहिए ना, साइकिलिंग अगर इस पे आप ज़्यादा वो करें कि यार हर बंदा साइकिल लेकर निकले, ऑफिस भी पहुंच जाए, कितना मजा है, पेट्रोल भी बचेगा, फिर आपको नहीं कहना पड़ेगा पेट्रोल बम गिर गया, पेट्रोल बम गिर गया। आप चलाते जाएं, ऑफिस पहुंचते जाएं, स्कूल जाते जाएं, आप हेल्दी भी रहेंगे और बड़ा ज़बरदस्त काम होता रहेगा। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आप, ये साइकिल आगे लेके चलेंगे आप, प्लीज ये स्पीड बोट आपकी हुई है। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपको बताती हूँ अब हो क्या रहा है। मुल्की और गैर मुल्की परिंदे मेहमान बनकर सिंध आते हैं और शिकारियों को देखिए, ये इनका शिकार करने बैठ जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महकमा वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर एजाज ये परिंदों के मुहाफिज बन गए हैं। हजारों परिंदे आज़ाद कराए, महकमे ने इन्हें हीरो ऑफ द मंथ करार दिया। पिंजरे से आज़ादी का मिशन, परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। महकमा वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर एजाज नौंदानी पंछियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार। मुटियारी के 54 साल एजाज 36 बरस की मुलाजमत के दौरान हजारों परिंदों को आज़ाद करा चुके हैं, जिस पर महकमे ने उन्हें हीरो ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा। शिकारी जो थे तो बड़े के बंदे थे, उन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई और उसमें मैं अरेस्ट भी हुआ। फिर मैंने बेल बिफोर अरेस्ट, एक केस में बेल बिफोर अरेस्ट, एक में गिरफ्तार हो गया। फिर जमानत कराई अपने बलबूते पे, खर्चे पे। डिपार्टमेंट के हिसाब से कोई सपोर्ट हमारी नहीं हुई। एजाज अली गैर कानूनी शिकार करने और परिंदों की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ जामशोरो, दादू, बदीन, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके तोते, कबूतर, मोर, बाज, तीतर बटेर समेत कई परिंदे बरामद करके आज़ाद करा चुके हैं। अब जरा सियासी माहौल आपके सामने रखेंगे। कराची, यहाँ गुज़श्ता हफ्ते 2 सियासी मेले सजाए गए। MQM पाकिस्तान ने बाग जिना ग्राउंड में जलसा किया, जिसमें मुतालबा किया गया, गूंज थी कि 2 सूबे हों, यानी अलग सूबा हो। पीपल्स पार्टी, उन्होंने इस जलसे को फ्लॉप करार दिया। मुशर्रिफ इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि MQM के जलसे से ज़्यादा लोग तो ईद कुर्बान का जानवर देखने इकट्ठे हो जाते हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार, इन्होंने भी जलसे को जलसी करार दिया। ताहम गुज़श्ता रोज़ एक और सियासी पावर शो सजाया गया, लेकिन वो भी बदनज़मी का शिकार हुआ। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। यहाँ पर यौम तासीस था, वर्कर्स कन्वेंशन था और ये माहौल कुछ अखाड़े का सा माहौल लगा। रिवायती अंदाज़ है लोगों का, यही स्टाइल है, लड़ पड़ते हैं। हलीम आदिल शेख, जब इन्होंने खिताब शुरू किया तो खिलाड़ियों के 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े। गो हलीम, गो के नारे लग गए। उससे ये नारा भी बड़ा मकबूल हो गया, जिसको कहना होता है गो लगा दो, गो नवाज गो, गो जरदारी गो, गो हलीम गो, मतलब लगा दो भाई, ठीक है। खैर लाठियां बरसाई गई, कुर्सियां दे मारी, ये मनाजरा को दिखा भी रहे, पथराव तक किया गया। इसलिए इस कन्वेंशन को जल्दी ख़त्म करना पड़ा, या शायद लोग कम थे इसलिए ख़त्म करना पड़ा। ये भी एक ये भी लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। खैर एनीवेज, अब जरा मैं बढ़ना आगे, सिर्फ MQM की बात की जाए, कराची की बात की जाए। पहले तो कराची ही की बात कर ली जाए और कराची की मजमूई सूरत हाल की बात कर ली जाए कि आखिर यहाँ का सियासी माहौल कैसा है और यहाँ की सियासी शख्सियात ने अब तक क्या किया था और क्या कर रही हैं और अब करना क्या चाहिए, और इसके लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब भला कौन है। आज वही हमारे नया दिन के मेहमान रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार। वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं आजकल आप? मोबिलाइज कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, यूथ को ज़्यादा एंगेज कर रहा हूँ और
सबसे बड़ी बात ये कि हमें अपनी जो कराची की ओनरशिप है या सिंध के शहरों की, और कराची को इसलिए मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कि मैं कराची से हूँ और यहीं से हमने इलेक्शन लड़ा और MQM की उठान यहीं से हुई, बल्कि ये पाकिस्तान की मईशत का मरकज़ और तरक्की का इंजन है। और ये वाहिद कौमी शहर है जहाँ हर ज़बान बोलने वाला है, पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी है। अगर यहाँ जियो और जीने दो, बर्दाश्त, तहम्मुल, लोगों की इंटेग्रेशन और सही जो एक पाकिस्तानी कौम का तस्वुर है वो कराची ही में उभरेगा। इतना डाइवर्सिटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और कनेक्टिविटी, ये 2-3 चीज़ें हैं जो सीनियरिटी, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के साथ आती हैं। सही। तो उसके ज़रिए से नए लोगों को इंडक्ट करना है, डाइवर्स और लोगों को कराची की ओनरशिप देनी है और एक अच्छी, साफ़ सुथरी, पढ़ी लिखी 1984 की MQM कायम करनी है, जिसकी ज़रूरत 1984 में शायद इतनी नहीं थी जितनी आज है। और ये जो 2 जलसियों का जो हाल हुआ, जो सर फटोल हुई PTI के उसमें जो जिस तरह कुर्सियाँ चली, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये सिर्फ MQM की नाअहली, जो MQM के करप्ट लोगों की नाकिस कारकर्दगी से फ़ायदा उठाकर PTI को थोड़ी स्पेस मिल गई, कुछ उसे धक्का लगाया गया। तो कौन करप्ट लोग कौन है MQM के? देखें, जिनकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बहुत आसान है ये काम, लिटमस टेस्ट है इसका। ओके। ईमानदारी से आमिर खान, कंवर नवेद, वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, 84 में उनके पास क्या था, कितने घर थे, किस घर में रहते थे, अब कहाँ मूव कर गए हैं, बाहर कोई प्रॉपर्टी है, यहाँ बैंक अकाउंट क्या है, क्या क्या कारोबार हैं। पहले तो सर फिर जिस तरह आपने अपनी गाड़ी का हिसाब दिया, टायर वहाँ से, गाड़ी यहाँ से, तो हिसाब तो वहाँ से भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा। दें, बिल्कुल दें, बताएं। मतलब लोगों तो कम से कम कारकुनों की असेंबली, कारकुनों की अदालत में, तो ये मेरा जमहूरी हक है कि अगर मुझे ये देखना है कि बानी MQM के ज़माने में जो बिगाड़ आ गया, अब हमने जब टेक ओवर कर ही लिया हसाती तौर पर, जब मुल्क के ख़िलाफ़ बातें हो गई और हमने लिटरली, नज़रियाती, फंक्शनली हर तौर से हम अलग हो गए, तो अब तो हमारी अलग हो गए या ख़त्म हो गए? MQM ख़त्म हो गई ऐसा लगता है? नहीं, देखें, MQM लोगों की अमानत है ना, ठीक है। उसके बानी तो MQM के जो थे वो हैं, वो हिस्ट्री है, उसको आप अंडू या डिलीट नहीं कर सकते। जो अच्छे काम हुए उसको भी डिलीट नहीं कर सकते। जो उन्होंने गलतियाँ की जिसकी वजह से आज हम सब इस सूरत हाल से दो चार। अच्छे काम फारूक सत्तार साहब कौन से थे? देखिए, मिडिल क्लास को इमेंसिपेट करना, उन्हें असेंबलियों में भेजना। मुझे ये बताइए कि किसी और पार्टी ने इतनी बड़ी तादाद में गन्ने की मशीन चलाने वालों को, टैक्सी चलाने वालों को, या छोटे काम कारोबार करने, अखबार फरोशों में से किसी को असेंबलियों में भेजा? ये तो पाकिस्तान में शायद नहीं हुआ। MQM के अलावा अगर कोई मिसाल है तो शायद जमात इस्लामी ने थोड़ा बहुत इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और थोड़ा सा इस तरह से मिडिल क्लास को कहीं इमेंसिपेट किया। देखें, तो ये वो सबसे बड़ा काम है। फिर दूसरा, जब मौका मिला, वसाइल मिले, तो सलाहियतों का मुजाहरा भी हुआ। और मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में जो काम हुआ वो पूरी पार्टी का एक मिडिल क्लास सियासी अमल है जो लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसने बेलौस खिदमत की। तो वो मिसाल भी सामने, तो अच्छे काम भी हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि अब ज़रूरत इस बात की है कि सिंध के शहरों के मसाइल का मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। हमने भी मुशर्रफ साहब के ज़माने में बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल जो आर्जी थे वो ले लिए, और उनके जाने के बाद जब ज़्यादा जमहूरियत आ गई तो बल्दियाती इख्तियार वसाइल ख़त्म हो गए। और अब ये ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दिखाई देता। तो मुस्तकिल हल क्या है? वो मतरूका सिंध की ज़मीन है, इसका एक क्लेम है। जो इंडिया से लोग आए थे, और साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बनने से पहले उन्होंने केस का फैसला दिया है 4 साल पहले। उन्होंने कहा कि मतरूका ज़मीन पर हक महाजिरों का है और वहाँ से आने वालों का, और वो क्लेम सेटल नहीं हुआ और वो उन्हें मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि मुस्तकिल हल क्या, देखें, इंतज़ामी यूनिट्स मुल्क में बनने चाहिए, सिंध में बनने चाहिए। जनूबी सिंध भी एक सूबा या यूनिट बनना चाहिए, और इसमें सिंधी बोलने वाले मेरे भाइयों को जो है वो ये जो लोग गुमराह करते हैं। देखिए, वसाइल की तकसीम सारे सिंध के लोग मिलकर करेंगे, लेकिन कम से कम जो पैसा कराची को मिले, हैदराबाद को मिले, मीरपुर खास, नवाबशाह, लाड़काना, वो वहाँ के लोगों को खर्च करने का इख्तियार देते हैं। कम से कम इतना होना चाहिए। देखिए, आमदनी तो कराची से आएगी, अब वो सारी आमदनी पे कराची वालों का हक नहीं है, पूरे मुल्क का हक है। हम मानते हैं इस बात को। उस पर जो है वो कराची, उस पर पूरे सिंध का हक है, लाड़काना, दादू, ठट्टा, बदीन सब का हक है। लेकिन कम से कम वो जो उस आबादी के मुताबिक अगर कराची, हैदराबाद जो शेयर मिले,
चाहिए। वो फिर सूबाई हुकूमत खर्च ना करे, वो बल्दियाती इदारे शहरी हुकूमत खर्च, ये झगड़ा है। सॉरी मैं जरा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना जुमला भी जारी रख सकते हैं, इस बात को भी जारी रख सकते हैं। साथ में आप मुझे ये भी बताइएगा, हम जब भी इलेक्शंस होते हैं ना इतने सालों में, सवाल सब एक दूसरे से पूछते हैं कराची किसका। अब से पहले तक ये था कि जी कराची MQM का। अब कराची में जो प्रोमिनेंट जमातें हैं आपको कौन कौन सी लगती हैं? अब आप किन जमातों में स्पार्क देखते हैं कि हाँ भाई इन्होंने थोड़ा सा लोगों को अपनी तरफ रखा हुआ है? लोग PTI का कहते थे, कल का जलसा देख लिया, आपने जमात इस्लामी का नाम खुद भी लिया। नहीं, मेरा ये कहना है कि जमात इस्लामी ने तो भूल ये की कि उन्होंने इतना हाथ धोकर वो MQM के पीछे पड़े और आज भी अगर यहाँ आप बुला लेंगे हाफिज़ नईम को, मैं उनकी वैसे इज़्ज़त और बहुत एहतराम करता हूँ, तो वो अभी भी PTI या किसी और के लिए नहीं बोलेंगे। मैंने उनसे कहा भाई अब निसाब बदल गया, कोर्स बदल गया, अब आपको PTI बड़ी पार्टी बन गई है, बना दी गई है, इंजीनियरिंग भी हुई है, कुछ उनकी अपनी कुछ उनका वोट बैंक भी बना मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कराची में, लेकिन उनको उनके हजम और वज़न से ज़्यादा सीटें दिलाई गई, ये बिल्कुल श्योर है और उसको हम ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। तो किसको मिलनी चाहिए थी फिर? नहीं, जिनकी थी, देखें मतलब मेरा शायद ये मानना है कि मेरा ये मानना है कि लियारी से बिलावल भुट्टो जो है वो जीत रहे थे, उनको जीतना चाहिए था और उन्हें शायद जबरदस्ती। क्यों जीतना चाहिए था? इसी तरह शायद मैं समझता हूँ लियारी से क्यों जीतना चाहिए था? मैं नहीं कह रहा जीतना चाहिए था ना, इसलिए कि उनको लोगों ने वोट दिए थे वहाँ से, ये मुझे अंदाज़ा है इस बात का। मैं वहाँ की पल्स को मुझे मालूम है कि वो उन्होंने किसको वोट। इसी तरह मुझे लगता है कि जो शहबाज शरीफ साहब की सीट थी, फैसल वावडा भी अल्लाह ना करे कोई बुरे आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है, वो भी अपना कंसर्न शो करता है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्हें कोई सपोर्ट मिली है, कुछ हुआ। इसी तरह मेरी सीट थी, खानज़ादा अब्दुल कादिर खानज़ादा की सीट थी, फिर ख्वाजा सुहेल मंसूर से मेरे 10 इख्तलाफ है, मुझे छोड़कर वो हैदराबाद चले गए, उसके बावजूद और 300 वोट से आ रहे, रिकाउंट नहीं दिया गया। तो देखें नाइंसाफ़ी तो नाइंसाफ़ी है। कॉफ़ी भी पीजिए और ये भी बताइए कि इतने सारे लोगों के बारे में आप बता रहे हैं ना, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब आपको कैसे लगते हैं? मुस्तफ़ा कमाल की मैंने अभी 1-2 रोज़ पहले इंटरव्यू में तारीफ़ की कि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने ईमानदारी से उसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज मेरे ख्याल में अब तक नहीं लगा है। वोट नहीं मिले, लेकिन देखिए वो इसलिए नहीं मिलेगा कि वो लोगों की साइकी से अगर टकराएंगे, लोगों का एक माइंड सेट है, वो अपनी जो एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ को ये समझते हैं, उनकी यकजहती उसकी गारंटी है कि, और वो यकजहती कहाँ मिलती है? उन्हें पतंग के साथ मिलती है। अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं है तो व्हाट इज़ नेक्स्ट? पतंग। और पतंग के साथ अगर फारूक सत्तार भाई है तो ये जो है वो सोने पे सुहागा, और वो नहीं है और किसी के हाथ में भी पतंग है तो अभी वो पतंग के साथ ये साइकी। देखें 7 लाख वोट इस अबतरी की सूरत हाल में भी, इस बुरे हालात में भी अगर MQM को मिले बड़ी बात है। PTI को कितने वोट मिले? 10.5। MQM को कितने मिले? 7 लाख वोट कराची में। तो वोट का फ़र्क सिर्फ 3 लाख का है, लेकिन सीट्स का फ़र्क ज़्यादा हो गया, तो वो थोड़ी सी हेरा फेरी हुई, इंजीनियरिंग हुई, नहीं मैं तो देखें, मैं कह रहा हूँ मेरा एक सवाल है कि मुझे 6 घंटों की काउंटिंग की रिकॉर्डिंग बता दें जिन हलकों का मैं कह रहा हूँ। तो इमरान खान ने कहा था 4 हलके खोलें, अब हमारी तो इसका तो एक प्रोसेस है, आपने वो फॉलो क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं किया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने नहीं किया, आमिर खान ने नहीं किया, फ़र्रुख नसीम मदद करते, वो तो वजारत कानून के वजीर हैं, वो MQM की तरफ से एक पिटीशन फाइल कराते और कमीशन बनवाते और 4 हलके खुलवाते। दूसरे लोग नहीं थे और कोई? फ़र्रुख नसीम ही थे खाली? नहीं, फ़र्रुख नसीम तो मेन MQM के और इस वक्त हुकूमत के भी, और बहुत सारे लोगों की गुड बुक्स में भी हैं। चलिए अच्छी बात है, एक अगर कौमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो हम समझते हैं कि चले एक अच्छा काम अगर वो, लेकिन कराची में MQM की बेस को एक तो खुद MQM ने नुकसान पहुंचाया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, मैं इससे इनकार करता हूँ। हमारी नाअहली, आपस की लड़ाइयाँ, ये सारी बातों का भी दखल है हमारे वोट बैंक। ये फारूक भाई अच्छी बात है कि आप लोग इसको एडमिट कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा था आपसे ये भी कि जो नारा लगाया जा रहा है एक बार फिर से, और इसीलिए हमें मुस्तरद किया लोगों ने, हम पे अदम एतमाद का इज़हार इलेक्शन में किया, और फिर भी अगर MQM के ज़मीनी खुदाओं ने होश का नाखुन ना लिया तो फिर उन्हें जलसे में भी उन्हें उनकी औकात याद जलसा कह दिया, जलसी कह दिया। जो आपने जैसे जलसी का है, वहाँ पे जो फिर से नारा लगाया अलग सूबे का, एक तो मुझे इस नारे मैं इस बात का हामी हूँ, अलग सूबा एक नहीं, लेकिन एक से ज्यादा लिसानी बुनियादों पे नहीं। यस, आई वाज अबाउट टू आस्क दिस कि लिसानी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर होना चाहिए, ये और नारे में ये क्लियर होना चाहिए। मैंने अपने सिंधी कौम परस्तों की इस बेचैनी और कंसर्न तशवीश को एड्रेस कर दिया कि भाई
आमदनी कराची से ज़रूर आती है, लेकिन वो अगर कराची जुनूबी सिंध के सूबे में आता है, फ़र्ज़ कर लें, या जुनूबी सिंध यूनिट इंतज़ामी यूनिट बनता है, तो इसका मतलब नहीं कि कराची के सारे वसाइल कराची के हैं, नहीं, वो वसाइल एक ग्रेटर सिंध काउंसिल के पास जाएंगे। सही है। जिसमें लाड़काना अगर एक सूबा बनता है इंतज़ामी यूनिट, एक सक्कर, एक कराची, एक हैदराबाद, एक मीरपुर खास, यानी 2 सूबे नहीं, ढेर सारे सूबे। नहीं, मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि इसको आप प्रोजेक्ट करें, ले जाएं आगे, बैठें, तो इससे क्या होगा कि लाड़काना के अवाम और शहरी और उस डिवीज़न के लोग जो कल इंतज़ामी यूनिट होगा तो उनका अपना एक वज़ीर आला होगा, तो वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगा। 70 सालों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बाद किसने जो है वो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को तो टाइम ही नहीं मिला, उनकी तो हुकूमतों का इस तरह उछाड़ पछाड़ हुआ, मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ भी हैं, लेकिन वो नज़रियाती लोग थे। और अब इस वक्त पीपल्स पार्टी देखें, नहीं है नज़रियाती लोग इस वक्त उनके यहाँ नज़रियाती, उसका अमल नज़रियाती नहीं है, उसका रवैया नज़रियाती नहीं है, जमहूरी नहीं है, और जो प्रायोरिटी है वो मेरे ख्याल में, मतलब मैं लगे हाथ तो जरा कुछ लोगों के बारे में कुछ आप बता दें। आपने पीपल्स पार्टी का एमकेएम और पीपल्स पार्टी का एक ही हाल है। मुर्तज़ा वाब जितना भी एमकेएम के पर चिल्लाएं, और उन्होंने शायद परसों एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि एमकेएम के लोग तो छोड़ के चले गए, तो वो ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि अगर तुम इनकी बात करोगे तो हम उनके गिनवा देंगे। तो इसका मतलब है कि दोनों, सबका हाल एक ही जैसा है और एक दूसरे पे ग्लास के शीशे के घर में रह रहे हैं भाई। हाँ, अगर आप इतने साफ़ सुथरे हैं, क्लीन है, आप पर कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं है, आपकी फाइलें रियासती इदारों के पास नहीं है, आपकी तहकीकात अगर डॉक्टर साहब किसकी फाइल नहीं है, ज़रा मुझे अब उसका नाम बताइए पहले। नहीं देखिए, मैं तो क्लेम करता हूँ, मेरी कोई फाइल दिखा दें, निकाल दें, बता दें। चले हम कुछ नाम लेते हैं, हम चाह रहे हैं उस पर आप एक कमेंट करते जाएं। वसीम अख्तर साहब से स्टार्ट करते हैं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि आप अल्लाह अल्लाह करें। अगर मैं अल्लाह अल्लाह करूं तो वो अस्तगफुरुल्लाह करें भाई। ओके, खालिद मकबूल सिद्दीकी। मैं अल्लाह अल्लाह कर लूंगा, वो अस्तगफुरुल्लाह तो करें। खालिद मकबूल अब तो बात आ रहे हैं जो कर रहे हैं इस जलसी के बाद, तो कम से कम देखें क्या है आईना सामने, फिर उस आईने में भी खुर्रा सर एक जुमले में। अच्छा, मुझे खैर भूलना भी नहीं चाहिए, मैं अपनी जबान वो नहीं करना चाहता। ओके, खालिद मकबूल सिद्दीकी एक जुमला। खालिद मकबूल सिद्दीकी बेहतर आदमी है उस पूरी लॉट में, और उनका मेरा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता, और मेरे साथ जब वो अकेले बैठते थे तो सारी बातों पर रजामंद थे, लेकिन उसके बाद वो जब अगले दिन कंवर नवेद साहब को ले आते थे, और कंवर नवेद साहब के बारे में कहते हैं एक लफ्ज कोई सा, उनकी पूरी शख्सियत जिसको आप समझते हो एक लफ्ज में हो जाएगी। देखिए, उनकी ग्रोथ पॉलिटिकल नहीं हुई है, वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, वो कनेक्टिविटी नहीं है। अगर ऐसा ही था, हैदराबाद से वो इलेक्शन लड़ते, अगर मैं सरबराह होता तो उन्हें कराची से टिकट नहीं देता, उन्हें हैदराबाद, अगर 4 साल हैदराबाद की मेयर रहे उस ज़माने में जब मुस्तफ़ा कमाल ने तो काम किए, अगर मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से पतंग के टिकट पे इलेक्शन लड़ते तो जीत जाते, लेकिन अगर कंवर नवेद ने लियाकताबाद में जो है वो अपने आप को वहाँ पनाह ली, मैं कहता हूँ तुम हैदराबाद के मेयर थे तो हैदराबाद में अपनी मेटल और वर्थ को प्रूव करते, चेंज करते हैं सर। ये आप जो है ना, मैंने कहा था अपने इतने सारे जुमले, मैं शयाद के लिए कुछ जुमले। वो कहती है मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, क्यों? अगर हुमायूं सही से उसका इख्तलाफ है तो है, मैं तो पंजाब जाऊंगा भाई। आयशा गुलाल है, आयशा गुलाल है, फिर पॉलिटिशियन पे आ गए, वैसे में कोई बात नहीं। डिसइल्यूजन, लॉस्ट, बेचारी अच्छी सोशल वर्कर थी, शायद कल उसका ग्रास्प नहीं था, लेकिन एमकेएम इंशाल्लाह जो लास्ट ऑप्शन है मुल्क के मसाइल का मुस्तकिल हल और मुल्क की निजात दहिंदा एक मिडिल क्लास, सेक्युलर, अर्बन, एजुकेटेड सियासी अमल है। इतने सालों से एमकेएम नहीं कर सकी, वो अब कर पाएगी। आप इसलिए नहीं कर सकी कि उसमें जो बिगाड़ था उसको दूर नहीं किया गया था। अब दूर कर लिया जाएगा। मैं कर सकता हूँ और करूंगा इंशाल्लाह। 84 की एमकेएम बनाऊंगा। देखिए, 2 सालों के अंदर नए लोगों को, अभी 35 लोगों की राब्ता कमेटी है ना, इसमें से मुझे लगता है कि 30 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हालात से समझौता कर लिया, या हालात में बिगाड़ का हिस्सा बन गए। हमें नए लोग लाने, नौजवानों को लाना है, नए लोगों को लाना है, उनको ले आए, उनके हवाले कर दें, उन्हें ओनरशिप दे दें, जो कम करप्ट होंगे, जो नहीं होंगे करप्ट। डॉक्टर साहब 30 सेकंड है मेरे पास, ये फरमाइएगा आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या किन ऑथर्स को पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, और क्या अभी भी किताब से रिश्ता आपका बना हुआ है? देखिए, किताब से इस वक्त मुसलसल रिश्ता रह नहीं सकता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हम तो खुद अब प्रैक्टिकल लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए लोगों के साथ। कोई मूवी भी देखी होगी लास्ट में आपने?
नहीं, मूवी तो देख लेते हैं। अलाउ मी किरण, एक कल ही रात को मैंने कोई वो इंडियन मूवी देखी थी, उसमें जॉन इब्राहिम था और पता नहीं क्या था वो, मैं आखिरी उसकी कुछ एक मूवी अवाम ने भी देखी थी फारूक भाई। देखिए वो भी मूवी अवाम ने देखी थी, पंजाब नहीं, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, ये भी मैंने थोड़ी सी देखी। एक कराची की मूवी अवाम ने देखी थी कि बहुत सारे कैमरे हैं, फारूक भाई यहाँ पीछे खड़े हुए हैं, हाथ हिला रहे हैं, कैमरा पैन होता है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, वो क्या था? देखिए, तो मल्टीटास्किंग है ना, कि आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं, प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री मतलब है कि देखिए एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज जहाँ जहाँ काउंट करती है। हमारी तो नेचुरल ट्रेनिंग हुई, हमें बंदा ना हाथ हिला दो, हमें कोई एक्ट करने की, आगे वाले बैठ जाए पीछे वाले खड़े हो जाए। डॉक्टर आमिर लियाकत बुरहान वानी का किरदार अदा करेंगे, एक मूवी बनने जा रही है, आपको पता है ये वाली बात? बता के गए। देखें, अब मैं उनकी उसको तो नहीं पहुंच सकता, जो आमिर लियाकत में जो टैलेंट है उसको मैं तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये कि मतलब मैं समझता हूँ कि आप कुछ भी करें, आपकी क्रेडिबिलिटी लोगों एस्टैब्लिश होनी चाहिए। अगर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ की किसी भी वजह से, इंटेग्रिटी लूज़ की आपने, तो मेरे ख्याल में फिर वो फिनेस नहीं रहता। फिर आप कुछ लोगों के लिए पसंदीदा रहते हैं, बाकी लोगों बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। हमारी गलतियों पर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम उसको आमन्ना सदकना लेते हैं कि हाँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सही, बहुत शुक्रिया फारूक भाई। वक्त गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। शेर पढ़ दूँगा, पढ़ दिए। देखें, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, लेकिन आपने शोर की बात की, शोर अगर मचाएंगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अगली खबर कुछ ऐसी ही है, केपी में जुर्मानों की एक नई लहर आने वाली है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक मकामी हुकूमतें मजीद बाइख्तियार हो जाएंगी। गाली अगर दी जाएगी, तेज़ आवाज़ में मौसीकी सुनी जाएगी, या दीवारों पर बगैर परमिशन कोई भी इश्तिहारात चस्पा किए जाएंगे तो इस पर कार्रवाई होगी, बल्कि कार्रवाई हुई है। 48 किस्म की खिलाफ वर्जियाँ ऐसे जिसमें जुर्माने अदा करने पड़ेंगे। अभी कार्रवाई अभी नहीं हुई, कार्रवाई होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूबाई असेंबली में पेश सिफारिशात के मुताबिक गाली देने पर 3,000 रुपए, तेज आवाज में मौसीकी सुनने पर 30,000 रुपए जुर्माना तजवीज़ किया गया है। गैर जरूरी स्पीड ब्रेकर बनाने पर 20,000 रुपए, स्ट्रीट लाइट्स को नुकसान पहुंचाने पर 6,000 रुपए जुर्माने की सिफारिश की गई है। अब दीवारों को प्रमोशन के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि बगैर इजाजत इश्तेहारात चस्पा करने पर 5,000 रुपए और फहश इश्तेहारात की नुमाइश पर भी 5,000 रुपए जुर्माना तजवीज़ किया गया है। यही नहीं, जालसाजी से भीख मांगने वालों और पालतू जानवरों को खुला छोड़ने समेत माहौल को आलूदा करने पे भी जुर्माने आयद होंगे। तो इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ हैं। शौकत यूसुफजई साहब, वेलकम टू नया दिन। बहुत माजरत, आपको थोड़ा सा इंतजार हमने करवाया। ये फरमाइएगा, ये जो सिफारिशात हैं, लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, इसके तहत जो सिफारिशात अब जो पेश की गई हैं, इनकी मंजूरी कब तक मुतवक्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ऑलरेडी ये असेंबली में पेश हो चुकी है और इस पर बहस शुरू है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अब वहाँ से मंजूर होने के बाद ये कैबिनेट में आएगी और वहाँ से एक्ट की सूरत में इसको मंजूर कर लिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि देखें, हम सड़कें बना लेते हैं और 10 दिन बाद आप देखें तो नई सड़क जो है कोई ना कोई खोद देता है कि जी मेरा पाइपलाइन रह गया है, कोई कहता है जी मेरे पानी की लाइन रह गई है। तो कोई एक कंबाइंड एफर्ट्स नहीं हो रही है कि इसको हम रेगुलराइज कर लें, कोई सिस्टम बना लें कि अगर हम कोई भी सड़क बन रही हो तो कोई भी बंदा आके अपनी तजावीज़ दे सकता है कि जी सड़क बन रही है, उससे पहले मेरे घर का जो ये फ़लाँ सिस्टम है ये इसको बहाल कर दिया जाए। तो ये सारा सिस्टम अभी दे दिया गया है। जो तहसील नाज़िम है, तहसील गवर्नमेंट जो है, उनको ये इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि कोई आके अपनी मर्ज़ी से कोई दीवारों पर पोस्टर चस्पा कर देता है। ठीक ठाक दीवार होती है, उस पर नए नए नारे लिख दिए जाते हैं, जिससे लोगों के अंदर इश्तियाल भी आता है, जिससे लोगों के अंदर एक बाहर से जो लोग आके देखते हैं, कोई लिखता है जी अमलियात, तावीज़ात, पता नहीं क्या क्या पीर और क्या चीज़ें लिख दे जाते हैं उस पर। अब ये कि आप कोई भी चीज़ दीवार पे लिखना होगा तो इजाज़त लेनी होगी, अदरवाइज़ आपको जुर्माना होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसको कैसे मुमकिन बनाया जाएगा कि किसी ने गाली दी है और उस पर जुर्माना आयद कर दिया जाए, तेज़ आवाज़ में मौसीकी, इसको भी काउंटर किया जाए, इस पर भी जुर्माना। इस सब की मॉनिटरिंग के लिए क्या आप लोगों ने तरीका कोई सोचा हुआ है? अमल दरामद इस सब पर कैसे हो पाएगा?
देखिए, ये जब लोकल सिस्टम आप लोकल तौर पे इख्तियारात देंगे तहसील लेवल पे, तो एक तहसील हुकूमत जो है वो अपने इर्द गिर्द माहौल को समझती है कि वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक सूबाई हुकूमत के लिए या वफाकी हुकूमत के लिए वाकई मुश्किल काम था। लेकिन अब जब सारे इख्तियारात डिवाल हो रहे हैं, नीचे लेवल पर जा रहे हैं, तो उन लोगों को पता होता है, क्योंकि हर जगह से अपना एक काउंसलर होता है। वो काउंसलर जब हुकूमत में बैठता है तो उसको पता होता है कि एक महल्ले का बहुत आसान होता है, लेकिन एक सूबाई असम्बली के मेंबर के लिए या कौमी असम्बली के मेंबर के लिए डेफिनेटली एक काफ़ी मुश्किल काम था जी। तो इंशाअल्लाह ताला जो इख्तियारात नीचे लेवल पे दिए जा रहे हैं उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। अब मिसाल की मैं बताऊँ आपको, एक बिजली चली गई, लोग आए निकले और उन्होंने बिजली के पोल तोड़ दिए या कोई ऐसा नुकसान किया, तो इस वक्त तो कुछ भी नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं जी बस एक लोग थे चले गए, किसी को पता ही नहीं, मॉब था और वो हो गया। इस पर वाकई मुश्किल होता है। गवर्नमेंट इसको किसी ना किसी तरीके से मॉनिटरिंग इसकी करेगी। लेकिन मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ, हमने देखा है ये कल्चर बन चुका है, हम बात करते हुए समटाइम्स एक्साइटमेंट में भी गाली दे देते हैं। ऐसे में जब ये कल्चर है, इसको रोकने के लिए या इस पर काम करने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा? साथ ही मुझे ये बताइएगा, हम तो सर ये भी देखते हैं कि असेंबलीज में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जिनको फिर कार्रवाई से हज़फ करना पड़ता है, जुर्माने वहां पर भी होने चाहिए। नहीं देखिए, अगर आप यूके के अंदर चले जाएं या उनका जो माहौल है, आप बेशक कुछ भी कहें मुंह से, लेकिन आप हाथ नहीं लगा सकते किसी को। तो ये कानून होता है, अगर आप इम्प्लीमेंट करें और उस पर कोई जुर्माना हो तो फिर लोग ऑटोमेटिकली उससे उसको अवॉइड करते हैं। अब जैसे आपने कहा कि लोग खड़े होकर गालियाँ देते हैं, या मिसाल के अभी भी हम देखते हैं होटलों के इर्द गिर्द, या वो अपनी मर्ज़ी से नगमे सुनते हैं, गाने सुनते हैं, बड़े स्पीड के साथ सुनते हैं, या घरों के आसपास लोग तंग आते हैं कि यार ये देखो रोज़ाना जो है ना ये लाउड स्पीकर के ज़रिए ये गाने सुनता है, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। ये वो चीज़ें हैं जो आप इसको रोक सकते हैं। और शौकत साहब हम ये भी देखते हैं, जब आप सफ़र कर रहे हैं किसी बस में या किसी वैन में, ड्राइवर ने अपनी मर्जी का एक ऐसा गाना लगाया हुआ है कि जो फैमिली के साथ आप अनकंफर्टेबल भी होते हैं, दूसरा समटाइम्स आप वैसे भी डिस्टर्ब होते हैं। क्या इसको भी रोका जाएगा इसी सिस्टम के तहत, इसी एक्ट के तहत? एग्जैक्टली ये तो पहले से ही राइज है, ये 2013 के एक्ट में भी है। अच्छा, और अमल दरामद का मसला है। लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा ना कि ये इसलिए अमल दरामद का मसला था कि आप सूबाई लेवल पे कवानीन बनाते हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होता है सूबे के लेवल पे कि आपको सूबाई हुकूमत को ये पता हो कि जी टांग में फलां बंदे ने ये खिलाफ वर्जी की है। लेकिन अगर टांग की अपनी हुकूमत होगी, फिर उसी जगह की हुकूमत होगी तहसील की, तो उसको बड़े आसानी से वो पहचान भी सकता है बंदे को कि अगर एक दफ़ा उसने गलती की है, दूसरा वो पता चल जाता है कि ये बंदा हैबिचुअल है, आदतन इस तरह कर रहा है, तो फिर तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। तो ये जो लोकल बदमाशी होती है या जो भी आप कहें उसको कि और इसका मैकेनिज्म यानी किसको इख्तियारात दिए जाएंगे, कौन ये जुर्माना आयद करेगा और शिकायत का तरीकेकार क्या होगा कि इसने मुझे गाली दी या इसने मौसीकी सुनी, उस पर प्रूफ भी लाना होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? देखिए, अभी तो ये एक्ट में शामिल हो गया है ना, इसके साथ अभी रूल्स बनते हैं, तो जो रूल्स बनेंगे ना उसमें वजाहत आ जाएगी। जैसे ये एक्ट मंजूर होगा असेंबली से, उसके बाद इसके रूल्स फ्रेम होते हैं। और जी आप जुर्माना कैसे लगेगा, अंदाजा क्या आप लोगों का कि कब तक इसको वाकई इंप्लीमेंट करके आप तब्दीली देखेंगे आती हुई? देखिए इंशाल्लाह ताला ये जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं अगस्त में, तो हमारे ऑलरेडी 28 अगस्त को ये जो टेनेवर है ये पूरा हो रहा है। ठीक है, 28 अगस्त के बाद नया सेटअप आएगा। उससे पहले अभी जो ये बलदियाती निज़ाम के लिए जब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगी, तो उससे पहले ये इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया। आप इस सिलसिले में हमारे सिफारिशात क्या हैं, तब्दीली किस कदर आ सकती है, सबके ऊपर आप काम कर रहे हैं। ये एक तफसील थी, एक और मौजू, एक और खबर, लेकिन ब्रेक के उस पार वेलकम बैक। रमजान आने वाले हैं और कराची के शहरी इस बार सहरी में शुतुरमुर्ग का गोश्त और शुतुरमुर्ग अंडे खा सकेंगे। वाह जी वाह, क्योंकि मकामी फलाही तंजीम इन्होंने शुतुरमुर्ग की सहरी कराने का ऐलान किया है। समाजी रहनुमा की जानिब से फलाही तंजीम को बड़ी तादाद में शुतुरमुर्ग फराहम किए गए, जिन्हें कराची के शहरी पहली सहरी में खा सकेंगे। तो इसके इंतजाम क्या होंगे, ये सब कुछ कैसे मुमकिन बनाया जाएगा? सब कुछ कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है, सब पर बात करेंगे। समाजी कारकुन जफर अब्बास हमें ज्वाइन करें, ही इज चेयरमैन ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। वेलकम टू नयादिन।
बड़ा अच्छा ऐलान आपने किया और सहरी का कॉन्सेप्ट भी गालिबन आप लोगों ने ही इंट्रोड्यूस किया था और अब इस बार सहरी में ऑस्ट्रिच के अंडे और वो खिलाया जाएगा गोश्त का, तो ये पहली सहरी तक ही रहेगा या उसके बाद 30 नहीं? असल में हमने बेसिकली गुज़िश्ता साल ये सिलसिला शुरू किया था और सिलसिला शुरू करने के पीछे वजह ये थी कि हम ये नोट कर रहे थे कि एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बिलबोर्ड तो देख सकता है रोड पर कि सहरी का पैकेज फ़लाँ होटल में, फ़लाँ बैंक्वेट में, या कोई मंदी की डिश ले लें आप 5,500 रुपये का था लेकिन खा नहीं सकता, जिसकी तनख्वाह 20, 22, 25, 30,000 रुपये, वो बिजली का बिल देगा, घर का रेंट देगा, या अपने बच्चों को अफ्तारी कराएगा अच्छी जगह। तो इस महरूमी के एहसास को दूर करने के लिए हमने सिलसिला पिछले साल शुरू किया था और हमने वो तमाम डिशेस जो एक मिडिल क्लास आदमी अपनी फैमिली के साथ नहीं खा सकता, मसलन हमने अरबी कोक उतार दिए, बकरे की मंदी, चिकन मंदी, और वही तरीक़ाकार के एक पूरा थाल है, बड़ा बोरी थाल, उसमें चावल है, एक थाल में 2 किलो, उसके ऊपर एक पूरा बकरे की पसली है, उसमें प्याज की चटनी है, टमाटर की चटनी है। हम कोल्ड ड्रिंक जो थी वो गिलास में भी दे सकते थे, हमें कॉस्ट बहुत सेव हो रही थी, लेकिन हमारे डोनर्स ने बोला कि कैन दो, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी कैन मिलता है। तो डेली 10-10 हज़ार कैन का उतरना, डेली 10 हज़ार मिनरल वाटर की बोतलें, लस्सी का स्टॉल अलग हो रहा है, दूध का शरबत अलग है, कॉफ़ी अलग है, चाय अलग है। एक फैमिली जो लांडी या कोरंगी से आ रहा है शख्स, बाइक के ऊपर उसकी बीवी तैयार बैठी हुई है पीछे मेकअप करके, और उसके बच्चे बाइक की टंकी पे 2 आगे बैठे हैं, एक पीछे, वो जिस खुशी के साथ आ रहे होते थे वो उनके चेहरे पे नज़र आती थी। लेकिन 10 हज़ार आदमी आ रहा है, बैठ रहा है, उनको सर्व करने के लिए कराची की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात मौजूद हैं, उनको सर कह के सर्व कर रहे हैं। वो जब फॉइल खोल लें उस थाल की, तो उसके अंदर वही स्टाइल है, वही सर्व करने का अंदाज है, वही सफाई, वही नफासत जो किसी एक रेस्टोरेंट में, और उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत के साथ। बेशक, बिल्कुल। देखिए ना, मुझे नहीं मालूम मेरे बराबर में शख्स बैठा है वो मुसलमान है कि नहीं है, वो शिया है कि सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी, मुझे नहीं मालूम, वो मुस्लिम है, हिंदू है, मुझे नहीं मालूम। कोई दरवाज़ा नहीं है उस पूरी जगह का, ओपन है। मज़ार कायद के सामने एक चौरंगी है, जिस शख्स को डिशेस खानी 3 दिन पहले बता दिया जाता है, परसों का मेन्यू ये है, उसके बाद का मेन्यू ये है, क्या चुल्लू कबाब, क्या मंदी, हर वो चीज़ जो एक मिडिल क्लास या गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, सब खिलाई गई। कमाल ये था कि हिंदू कम्युनिटी आके डोनेशन दे रही है 3.7 मिलियन रुपीज़। वो कह रहे हैं हमारे लोगों ने आगे खाया, हमारी जमात ने बताया, हमारे बड़ों ने फैसला किया। अगर इतना अच्छा काम हो रहा है तो बात ये वो तमाम चीज़ें जिससे मोहब्बतें बढ़ रही हैं, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, एक मखसूस टाइम पे बंद कर दी जाती है सहरी। अच्छा, हमारी कोशिश ये होती है, हम चूँकि अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमारा सिटिंग अरेंजमेंट 10 हज़ार का था, लेकिन उसके बाद भी हम 30 से 40 दे कोरमा एक्स्ट्रा रखते थे कि अगर रश बढ़ जाता है। जैसे 27वीं शब पे हमारे पास तकरीबन 18,000 लोग थे। सही, क्योंकि कराची की जितनी मसाजिद थी, ऐलान हमारा बड़ा था, 3 बड़ी डिशेज़ हमने उस दिन की थी, तो हमने उस सिलसिले को कायम रखा। और ये नुमाइश चलेंगी, यहाँ तो अब काम हो रहा है, तो आपका ये मुतासर होगा ये काम? मेरी कल ही बात हुई है शलवानी साहब जो कमिश्नर कराची हैं उनसे, और आज उनसे दोबारा मीटिंग भी है। उसी जगह से हम 100 फीट पीछे हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ट्रैफिक तो बंद है, इसलिए हम और ज्यादा सेव हैं। और जगह मिल गई है आपको? और जगह मिल जाएगी हमें, बिल्कुल। हमने उसका अरेंजमेंट। स्पॉट आपका कहाँ पर है? दूसरा स्पॉट जो है वो है जौहर चौरंगी पर। सही, वहाँ पर भी सहरी होगी, लेकिन वो सहरी जो होगी नॉर्मल सहरी होती है, उसमें अंडा, पराठा, डबल रोटी, ये सब चीजें होती हैं, और अफ्तारी दोनों जगह होती है। शुतुरमुर्ग क्या मिलेगा? यहाँ शुतुरमुर्ग। मैं शुतुरमुर्ग का अंडा और उसके गोश्त के ऊपर आना चाहती हूँ। आपको नहीं लगता कि लोग इसको वैसे नहीं खाएंगे जैसे आप लोगों ने पिज्जा दिया था या मंदी खिलाई थी तो खाया था, तो जो रिस्पॉन्स था? देखिए, हमारे डोनर, ये पहली सहरी जो करवा रहे हैं याकूब शहबाज साहब हैं, बिल्डर्स हैं, इन्होंने ये बात पूछी कि वो कौन सी चीज़ें लोग मिडिल क्लास या गरीब की अप्रोच से दूर है। मैंने कहा 2600 रुपये किलो या 2800 रुपये किलो गोश्त है इसका शुतुरमुर्ग का। तो उन्होंने कहा कि इसका फार्म हाउस कहाँ है, मैंने उसका नंबर उनको दिया, उन्होंने फार्म हाउस में बात की, उन्होंने कहा इस वक्त जितने शुतुरमुर्ग मौजूद हैं वो सब यहाँ मुंतकिल कर दिए जाए। फिर उन्होंने ऑप्शन हमसे मांगा कि अगर आप हमारे पास कटवाएंगे तो इसके पैसे आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, इसको चौरंगी पर ही काटा जाए ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि हम जो चीज़ खा रहे हैं वो मुर्गी नहीं है, वो लोगों का कॉन्फिडेंस भी बाल होना चाहिए। ज़बरदस्त। टाइम वैसे कम है, क्विकली एक क्रिटिसिज्म भी होता है कि यार इतनी महंगी चीज़ें क्यों खिला रहे हैं, सस्ते खिलाएंगे ज़्यादा लोगों को कैटर कर पाएंगे। बात ये है ही नहीं, बात ये है कि हम तो उसको खिला रहे हैं जो तस्वुर भी नहीं कर सकता। तस्वुर तो बहुत दूर की बात है। देखें, 2700 रुपए का अफ्तार बुफे शायद, और ऑस्ट्रिच के अंडे या ऑस्ट्रिच का गोश्त भी तो खाना तस्वुर नहीं कर सकते। मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ उस वक्त चौरंगी पे खड़े हो जाएं, लोगों के चेहरों पे खुशी देख लें आप। तो जरूर हम जाएंगे, पहली सहरी हम भी कर रहे हैं आप लोगों के साथ, वहां पर देखते हैं। 30 तक आप आए, डेली आप देखेंगे हर वो चीज़ होगी जो एक, देखें हम जब किसी गरीब फैमिली को पिज़्ज़ा का पूरा बॉक्स देते हैं ना, एक एक बच्चे को ये बॉक्स तुम्हारा है, वो खाता ही नहीं है, वो कहते हैं मैं दीगर कज़न और भाइयों के साथ घर जाके, उसको यकीन ही नहीं आ रहा होता। थैंक यू ज़फ़र अब्बास साहब साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, लेकिन हाँ, इस वक्त हो गया खत्म। तो आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा, तब तक के लिए